function is defined as a relation between a set of having one output key. बोल सकते हैं इसलिए लॉजिकली समझ ये देखा a function is a python is a block of organized reusable code designed to perform a specific task कि एक फंक्शन से हम लोग एक टास्क की क्या कराते हैं एग्जीक्यूट करवा बेसिकली मल्टीपल भी करवा सकते हो बट क्या है सेकंड क्या होगा फंक्शंस इनहांस कोड मॉड्युलैरिटी एंड रीयूजेबिलिटी preventing redundancy and they improve the code readability redundancy का मतलब क्या होता है डुप्लीकेसी इसमें डुप्लीकेसी आपका ज्यादा नहीं होगा प्रिवेंटिंग द रिडंडेंसी पाइथन में डिफाइन कैसे करते हैं डेफ कीवर्ड से डेफ फंक्शन नेम कुछ पैरामीटर से तो पैरामीटर एंड देन आपका क्या होगा वैल्यू होगा इसमें से एक रिटर्न का कीवर्ड वो याद है इसलिए यूज करते हैं जो रिटर्न है ना वो ऊपर वैल्यू पास कर देता है जैसे फंक्शन के अंदर वैल्यू पास कर देगी हमें यहाँ प्लेस लिखने की जरूरत है अगर हमें कोई कीवर्ड पास करना है जैसे वो हेलो लिखना है ठीक है तो हेलो अगर वैसे नॉर्मल में लिखेंगे तो वो पास मतलब कि वो ऐसे अगर प्रिंट में लिखेंगे तो जैसे फंक्शन को कॉल करेंगे तो तभी रिटर्न हो जाएगा क्या बात है मेरी वैल्यू आई ठीक है टेस्टिंग के बाद आपके पास z की वैल्यू आएगी हाँ तो z की वैल्यू या तो माइनस में आएगी या फिर प्लस में आएगी हाँ तो बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यूज आएगी तो आप देखोगे -3.5 आएगा 4.6 आएगा 4.9 आएगा इस तरीके से आएगा मल्टीपल वैल्यूज तो जब मल्टीपल वैल्यूज आएगी तो इधर से आपको देखना स्टार्टिंग के दो वैल्यूज इनका यहाँ तक पॉइंट में काम है अगर वैल्यू मान लो आ गया -2.56 तो 2.5 यहाँ पे है और 5 के बाद 6 है मतलब 0.6 होना चाहिए 0.6 कहाँ पे है इसका जो क्रॉस सेक्शन ओके किया जाए ऊपर में 7 होगा 2.5 वो तो ठीक है और 2.5 कितना 2.5 तो 1 2 तो बाय डिफॉल्ट उस पर नेगलेक्ट करते हैं डेसिमल के 2 पॉइंट को ही लेते हैं आप क्या करते हो कोई भी वैल्यू को 2 पॉइंट में तो कन्वर्ट कर सकते हैं 2 पॉइंट में करेंगे इसके बस पे आपका 0.7 मतलब 7% हो गया 1% हो गया इस तरह से वैल्यू नहीं तक से इस पे जो आपने मेजरमेंट किया होगा इसको जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया तो ये पूरा 98% का z की इस वैल्यू है 1.85 का मीनिंग क्या हो इधर क्या है क्या लिखा तो ये रीड करने का रोज एंड कॉलम के फॉर्म में हमने रीड कर रहा है कैसे इधर से हो गया है जैसे 1.85 है इसको रोज एंड कॉलम where the row is 1.8 and column is 0.05 मतलब इसका जो डेसिमल पॉइंट है उसको एक बार देखना पड़ेगा टेबल पे ये रोज कॉलम हो रहा है बट हम जो भी चीजें मैं देखता हूं बाकी इतना चीजें ये हमारा क्या रीड करते हैं तो 1.85 था तो उसका वैल्यू हमारा है 0.5 और ये 1.8
तो 0.9687 आया, 0.5 ऊपर ये 1.8 और इधर से 0.5, यही वैल्यू है ना सेट किया अगर आप लोग। ये 0.05 ऊपर नहीं है वो नहीं। कॉन्फिडेंस लेवल 0.5 ये है ना, अच्छा 1.8 ठीक, इसके बेस पे इसकी पीआई स्कोर आई, इसका मतलब ये होगा अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में चेंज होगा, तो 96% चांस है कि जो भी हमारे पास वैल्यू आएगा वो नंबर देन होगा 1.8। 96% जब इसके बीच में जाता तो मतलब भी नहीं जाएगी, कभी फील्ड टू रिजेक्शन आ रहा है वो डिपेंड करेगी क्या चीज हो। जी सर। देन सो द प्रोबेबिलिटी अभी मेरे पॉइंट का स्कोर हो रहा है तो रिजेक्ट करेंगे, जैसे ये 10 पे जाएगा तो रिजेक्ट कर लेते हैं, रिजेक्ट ही जाना पड़ता है इसका सही बात है इसमें भी। तो चलिए बड़े से क्वेश्चन, लेकिन मेरे पास होगा एक दो क्वेश्चन, कोई नहीं, बाकी मेरे पास होगा तो मैं शेयर करता हूँ थोड़ी। नहीं, बेसिकली जो भी चीजें होती है परमिशन लेके जाना कि ये फिर क्या होगा, एक मिसबिहेव। अच्छा क्लास का भी बता रहे थे ना, तो रिटर्न का जल्दी से बताओ क्या यूज कैसे होता है, उसके बाद क्लास में जाएंगे। पास कर देता है, कैसे? जैसे कि हम नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं ना, स्ट्रिंग की फॉर्म में पास कर देते हैं, तो वो उसके अंदर पास नहीं होगा। हम कॉल करेंगे ना, जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन का आपने नाम बना दिया है, ठीक है, अगर नॉर्मल स्ट्रिंग में लिख देंगे ना, अगर आप उसे प्रिंट अभी प्रिंट करवाएंगे तो सीधा फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो फंक्शन रिटर्न कर देगा जो भी वैल्यू है। वो फिर से करवा लेंगे अभी फिर से। ये मैंने दोनों लिखा है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा? अब जैसे उसको फर्स्ट वाले को कॉल करोगे ना, वो रिटर्न कर देगा भाई, सेकंड वाले को कॉल करोगे तो वो रिटर्न नहीं करेगा। F1 कॉल कर देते हैं, ये क्या रिटर्न कर रहा है सर? अभी जी वही स्लो है, तो ये रन होगा कनेक्ट में, जैसे ये कनेक्ट होगा आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से F2 को भी सेम तरीके से कॉल कर रहे हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ, बस ये रन होगा, तो हम लोग देखेंगे एग्जैक्ट में आउटपुट क्या है क्लास वाले को सब। कोई नहीं, नहीं बिना नेट का चलता है, बट क्या है कि कभी कभी लैपटॉप ज्यादा रन होता है ना, तो ये कनेक्ट नहीं हो पाता जल्दी से, तो मैं सारी चीजें क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज क्लोज, लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट बताया था क्या होता है, और इसके अलावा फ्रेमवर्क का भी कॉन्सेप्ट होता है। फ्रेमवर्क क्या होता है? तो दोनों में डिफरेंस क्या है लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क में? फाइल कंपाइलर चल रन हो गया, चलेगा। यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, सेकंड वाले में क्या होगा? तो दोनों में प्रिंट होगा, तो फिर स्ट्रिंग क्या बाय डिफॉल्ट, तो वो स्ट्रिंग क्या दोनों में, तो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? कोटेशंस को छोड़ के बाकी चीजें
क्या मीनिंग है, मतलब रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न तो हम लोगों ने लिखा है, तो काम तो दोनों का सेम दिख रहा है मुझे। काम सेम है पर काम से में फिर यूज क्यों कर रहे हैं अलग अलग, ये भी तो बात है। एक काम के लिए हम लोग दो अलग अलग चीजें क्यों करेंगे। पहले ये सब है प्रिंट इंडिविजुअली कहीं पे भी कॉल हो जाता है, लेकिन रिटर्न क्या रहेगा, फंक्शंस के हमेशा लास्ट में रहेगा, बॉडी लास्ट में या फिर लॉजिक के लास्ट में रहेगा। ये पहला डिफरेंस बोल सकते हो। मतलब ये रिटर्न को आप यहाँ पे नॉर्मली इंडिविजुअली कहीं पे जैसे प्रिंट यूज करते थे इंडिविजुअली, यहाँ पे आप कुछ भी प्रिंट करवाना चाहते थे तो लिख देते तो वो प्रिंट हो जाता था। लेकिन जब हमारे पास रिटर्न होगा, वो रिटर्न कभी भी इस तरीके से प्रिंट नहीं, रिटर्न और रिटर्न में हाई कर देते हैं, ये दिख रहा है बाय डिफॉल्ट ये क्या एरर दे रहा है। तो ये बिना फंक्शंस के तो कॉल नहीं होगा, तो ये एक डिफरेंस बता सकते हैं, बट एक्चुअली में क्या डिफरेंस है वो नहीं दिखा है। कि ये चलो ठीक है फंक्शंस के अंदर कॉल करेंगे। दूसरा क्या है कि मान लो ये कुछ भी कैलकुलेशन होता, मान लो एक सी लेते हैं और सी इक्वल टू ए, सी इक्वल टू 5 या 4 ले लेते हैं और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं सी को। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक सी ले लेते हैं सी इक्वल टू 4, और यहाँ क्या करते थे सी को रिटर्न करवा। ठीक है, अब ये दोनों क्या करेगा, 4 और 4 रिटर्न कर रहे हैं, है ना। अब मुझे क्या करना है कि इस वाले फंक्शन से जो रिटर्न हो रहा है, या फिर बेसिकली बोलते हैं ये जो वैल्यू है, इसमें कुछ ऐड ऑन करना है लेकिन बाहर से। मान लो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस हो गया, कैलकुलेशन होने के बाद एक रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को क्या करें हम लोग शो करवा रहे हैं। अब इस रिजल्ट को आगे जाके यूज भी करना है या फिर इसी में क्या करना है मैनिपुलेशन करना है। कैसे करेंगे कि इस फंक्शन से कुछ कैलकुलेट होकर आए एंड देन उसमें क्या करना है, मुझे कुछ ऐड ऑन करना है, तो कैसे करेंगे। F1 + 5 कर सकते हैं। तो क्या देगा, क्यों दे रहा है, पास वैल्यू नहीं हो अनडिफाइंड। क्या लिख रहा है सिंपली, ये नन टाइप क्यों बता रहा है, कि उसमें कुछ ना कुछ तो डेटा टाइप है। और यही चीज हम फंक्शन F2 + 5 करते थे, कितना शो करवाएगा। तो रिटर्न वर्ड का मीनिंग हो गया कि जो भी चीजें आप कैलकुलेशंस करने के बाद वो फंक्शंस के बाहर वो वैल्यू चाहते हो, तब रिटर्न का यूज करते हैं। और प्रिंट का सिर्फ काम क्या होता है, प्रिंट करवाना। ये कोई भी वैल्यू फंक्शंस के बाहर वैल्यू नहीं भेजता है। वो फंक्शन को पास कर दे रहा है वैल्यू, और जो वो है ना फिर वो फंक्शंस को फंक्शन पास को पास बेसिकली नहीं ये करता। बोल सकते हैं, फंक्शंस को पास नहीं, बेसिकली इनको बोलते हैं कि जो फंक्शंस रिटर्न कर रहा है, कि जब भी आप फंक्शंस कॉल करोगे तो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और जो भी वो रिटर्न करता है आप उसको क्या कर सकते हो, इन फ्यूचर स्टोर कर सकते हो और उसको दूसरे मैनिपुलेशंस के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन प्रिंट में क्या होगा कि ना ही आप उसको स्टोर कर सकते हो, ना ही फर्दर यूज कर सकते हो, तो ये रहता है। तो दो आपको डिफरेंस पता चल होगा, पहला कि आप रिटर्न कीवर्ड फंक्शंस के अंदर यूज करते हैं, दूसरा कि अगर आपको कोई भी वैल्यू क्या चाहिए फंक्शंस में कैलकुलेशंस होने के बाद रिटर्न करना है, कि फर्दर हमें यूज करना है, उसके लिए क्या कहते हैं, रिटर्न कीवर्ड लगा। तो ये दो यूज केस रहता है, समझ में। अच्छा ये रिटर्न क्यों करवाते होंगे, क्यों करवाते होंगे। तो बेसिकली हम लोग फंक्शंस बनाते हैं, फंक्शंस का आपने देखा होगा स्पेसिफिक टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है ना। तो एक टास्क कंप्लीट हो गया, मान लो मुझे क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, या फिर क्या करना है, कितना डिस्काउंट देना है, वो निकाला। डिस्काउंट के बाद हमारा क्या है, एक डिस्काउंट का फंक्शन ये रहता है, तो इसको मैं बोल देता हूँ कैलकुलेट डिस्काउंट। ये सिर्फ क्या करेगा, डिस्काउंट कैलकुलेट करेगा। और इसमें लिखते हैं एक्चुअल प्राइस, इसको रहने दो ताकि ये मैं फाइल से, इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट है, और एक एक्चुअल प्राइस मतलब डिस्काउंट के बाद क्या प्राइस होगा वो यहाँ से कैलकुलेट करके दे देगा। तो इस एक्चुअल प्राइस में मुझे क्या पास करना होगा, डिस्काउंटेड प्राइस और एक्चुअल वैल्यू, जो प्राइस होगा वो, और दूसरा क्या होगा, डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट कैलकुलेट करने का कौन काम करेगा, ये कैलकुलेशंस, या फिर बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट ही सिर्फ ले लेते हैं, क्योंकि इसमें अगर डिस्काउंट ये हमें दे रहा है तो यहाँ पे प्राइस डाल देते हैं।
डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे थे, वो प्राइस के थ्रू कैलकुलेट करके मुझे दे देगा। देन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सी इक्वल टू डिस्काउंट प्राइस इक्वल टू प्राइस, ये लिखते हैं, यही होता है ना प्राइस, ये तो नहीं होता डिस्काउंट प्राइस का, प्राइस इंटू प्राइस माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100, डिस्काउंट अच्छा कोई वेरिएबल नहीं है ना, कैलकुलेट डिस्काउंट तो प्राइस जाएगा और इसमें डिस्काउंट जाएगा, और इसमें इसको भी हटा देते हैं, पहले ये फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं। एक प्राइस जाएगा, एक रिटर्न डिस्काउंट जाएगा, एंड देन ये डिस्काउंट प्राइस कैलकुलेट करके दे देगा। अब ये वैल्यू क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय 100, इसका भी नाम है इस तरीके से। बस, अब इसको रन, इस फंक्शंस का काम क्या है, सिर्फ डिस्काउंट को कैलकुलेट करना। तो अब जब भी वैल्यू दोगे ये डिस्काउंट क्या करेगा, कैलकुलेट करके आपको रिटर्न कर देगा। तो कैलकुलेट प्राइस मान लो 400 है, और डिस्काउंट हमने दिया 20%, उसको मैंने रन किया। अच्छा रन नहीं किया ना इसको, क्योंकि जब भी आप चीज़ें क्रिएट करते हो ये हो गया। अब इसमें से जो वैल्यूज है वो कैसे शो करवा सकते हैं, कैलकुलेट डिस्काउंट डॉट, क्या नाम रखा था, नहीं है। तो बेसिकली इसमें मैंने कोई भी प्रिंट का स्टेटमेंट नहीं डाला है, तो वो प्रिंट नहीं हो रहा। अब इस वैल्यू को जस्ट डिस्काउंटेड है, अब इसको इसके अंदर यूज करना है, ये वैल्यू के अंदर, या फिर इस डिस्काउंट प्राइस का यूज करके क्या करना है कि मुझे एक्चुअल प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस निकालना है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ डिस्काउंट प्राइस, दोबारा रन करते तो ये आ गया कि आपके पास जो डिस्काउंट होगा वो 80 रुपीज़ का होगा, ये आ गया। अब मेरे पास क्या है कि डिस्काउंट 80 रुपीज़ और मुझे क्या है 400 पता है, तो मैं क्या करूंगा, अगर लॉजिकली सोचे तो 400 में 80 माइनस करेंगे तो एक्चुअल प्राइस निकलेगा ना, 320 निकलेगा। ये मैंने क्या किया, मैनुअली किया है। तो ये जो 80 आया था हमारा, हाँ, डोर क्लोज कर। तो मैनुअली हम लोग इस तरीके से करते हैं, अगर डिस्काउंटेड प्राइस पता है तो ये 80 हमें यहाँ से मिल रहा है। तो अगर हम लोग ये मैनुअली ना करके इसमें क्या करते हैं कि ऑटोमेटिकली इसके बेस पे करना चाहते तो हो सकता था। तो मैं 400 माइनस कैलकुलेट प्राइस कर, कैलकुलेट, ये क्या दे रहा है, अच्छा पैरेंथेसिस का, चलो अभी भी क्या दे रहा है, और इसमें जो वैल्यू था ये डाल देते हैं ना, क्योंकि इसी का तो निकाल रहा था वो बार बार, इसको मैंने यूज, अब क्या बता रहा है, बाय डिफॉल्ट जो हमारा कैलकुलेट डिस्काउंट है वो कुछ वैल्यू रिटर्न ही नहीं कर रहा है, रिटर्न इन द सेंस कि ये कॉल होने के बाद क्या वैल्यू आपको चाहिए मैंने इसको बताया ही नहीं। तो बताया मतलब हमने सिर्फ प्रिंट करवाया, और प्रिंट का काम क्या होता है, सिर्फ प्रिंट करवाना, उसको ना ही रिटर्न करवाना, ना ही किसी वैल्यू को किसी के साथ शेयर करना। तो ये क्या रहेगा, सिर्फ इसी के अंदर रहेगा, इस फंक्शंस के बाहर वो वैल्यू कभी जा ही नहीं सकती। तो वैल्यू को जब इस फंक्शंस के बाहर रखना होगा, मतलब लेके जाना होगा, तो आपको रिटर्न कीवर्ड यूज करना,
तो जैसे आप रिटर्न कीवर्ड यूज करते हो और इसमें कौन सा वैल्यू बाहर लेके जाना है, डिस्काउंट प्राइस। तो अब क्या होगा, ये प्रिंट भी करेगा और डिस्काउंट प्राइस भी बाहर जाएगा। ये दिख रहा है दो दो, अगर नहीं हटाओगे तो ये 2 बार दिखेगा बस, क्योंकि प्रिंट का काम क्या होता है और रिटर्न का काम क्या होता है, प्रिंट करवाना प्लस रिटर्न करवाना। तो जैसे ये रिटर्न करवाया तो हमारे पास 2 तरीका हो सकता है, पहला डायरेक्टली इस तरीके से रख दो, या फिर उसको क्या करो, किसी वेरिएबल पे स्टोर करवा के देन इसमें क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। तो लेट्स, ये मैंने मान लिया ये डिस डिस इक्वल टू ये फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न हो। अब ये डिस में हमारा क्या रहेगा, 80 रहेगा, क्योंकि हमने प्रिंट का भी स्टेटमेंट रखा है ना, इसलिए वो प्रिंट कर रहा है बार बार। तो इसको यहाँ से हटा दोगे ना, तो ये सिर्फ एक ही बार यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। एंड जैसे आप उसको क्या कर रहे हो, स्टोर करवा रहे हो, तो ये कुछ नहीं रिटर्न किया। अब डिस्क की वैल्यू कितनी होगी बताओ। अभी तो एक ही होगी ना। हमने ये फंक्शंस कॉल किया, ये कुछ ना कुछ रिटर्न किया, उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टोर करवाया, एंड देन जो स्टोर हुआ है वो इस वाले डिस्क पे है। तो 400 में आप क्या कर सकते हो, डिस्क को माइनस कर सकते हो। तो ये हो गया पहला तरीका। या तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, स्टोर ना करवा के इस पूरे फंक्शंस को वहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे डिस्क की जगह पे क्या कर देंगे कि 400, सही कह रहा था, क्योंकि वो रिटर्न करने के बाद में प्रिंट करता ही नहीं। तो आपको सेम रिजल्ट आएगा। ये दिख रहा है, दोनों क्या है लिखने का बस तरीका है, एक वेरिएबल में स्टोर करवा के लिखा सकते हो, दूसरा डायरेक्टली। अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर हम लोग को इस चीज को बार बार, डिफॉल्ट ये मतलब पैसे में वो रिटर्न वाली वैल्यू दे, क्योंकि हमने ऊपर प्रिंट भी दिया है और रिटर्न भी दिया है। नहीं वो दोनों आएगा, बट जो एक्चुअली में रिटर्न करेगा, मतलब एक्चुअली में बाहर कौन वैल्यू भेजेगा, जो रिटर्न के अंदर लिखा हुआ रहेगा। अगर रिटर्न के अंदर 10 चीजें लिखेंगे तो 10 चीजें क्या होंगी, इस फंक्शन के बाहर चला जाएगा। मेरे को ये चीज है कि जैसे आपने कहा कि वो कुछ आउटपुट देगा, मतलब कि उसमें जब तक प्रिंट नहीं करेंगे जब तक वो उसमें छोड़ देता है टर्मिनल, टर्मिनल पे, सीएमडी पे, टर्मिनल हाँ पे टर्मिनल पे भी देता है। नहीं देता सर, ये पूरे रिटर्न नहीं देता, उसके बाद प्रिंट ही करवाना पड़ता है। अगर हम वैल्यू आउटपुट तो वेरिएबल पे स्टोर करवा के प्रिंट करवा सकते हो, हाँ वही वो करवा सकते हैं। ना, उस टाइम वो हो गई थी ना, तब मौसम कंफ्यूज हो गया तो बेसिकली इसमें क्या है कि बाय डिफॉल्ट लास्ट लाइन हमेशा प्रिंट हो रहा है, हाँ वो आपका क्योंकि हमने बताया था जुपिटर जुपिटर नोटबुक में क्या होता है, लास्ट लाइन ऑटोमेटिकली प्रिंट होता है। इसके बाद आप कुछ वैल्यू रखते हो, कि मान लो मैंने यहाँ पे प्रिंट पे आई रख दिया, तो ये दिख रहा है, तो क्या प्रिंट होगा, लास्ट लाइन प्रिंट। तो ये क्या है, ये जुपिटर का एडवांटेज है, जुपिटर में जो भी लास्ट लाइन है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट होता है। क्योंकि पाइथन यही वर्क करता है बाय डिफॉल्ट। नहीं पाइथन, जुपिटर नोटबुक, ये नोटबुक जो यूज कर रहे हैं ना, तो ये नोटबुक की खासियत है, प्रॉपर्टी से, कि वो लास्ट लाइन को प्रिंट करवा देता है आपको। लेकिन एक्चुअली में जब इसका स्क्रिप्ट फाइल रन करते हैं ना, तब क्या होता है कि वो प्रिंट नहीं करता। तो ये चीजें हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये लास्ट लाइन प्रिंट करेगा। क्योंकि ये डेफ का क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि इसमें हमने रिटर्न लगाया है, और रिटर्न क्या करता है, वैल्यू एक्चुअली इस फंक्शन के बाहर लेके जाता है। क्योंकि जो भी चीजें इसके अंदर होती है वो क्या रहता है, किस टाइप का फंक्शन वेरिएबल रहता है, लोकल। और लोकल कभी भी बाहर में कॉल नहीं होता है ना। तो उस चीज को आप डायरेक्टली कहीं पे बाहर कॉल नहीं कर सकते, तो फिर कैसे बाहर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद बाहर लेके जाओगे। तो उसके लिए हमारा यूज होता है रिटर्न। तो उसके लिए हम लोग रिटर्न यूज करते हैं, रिटर्न हो गया कि किसी भी फंक्शंस के अंदर की वैल्यूज को उस फंक्शन से बाहर लेके जाना है तो रिटर्न का यूज करोगे। कि बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट लिखते हैं, डिस्काउंट प्राइस, इसको मैंने रन किया, तो ये क्या बोल रहा है, कौन से लाइन पे, सबसे लास्ट लाइन पे। बट एक्चुअली में तो हमारा यहाँ पे डिफाइन तो है, लोकल क्योंकि ये फंक्शंस के बाहर है, तो डायरेक्टली इस तरीके से वैल्यू लेके नहीं जा सकते। तो इसकी वैल्यू बाहर कैसे लेके जाएंगे, तो ये रिटर्न कीवर्ड हमारा हेल्प करता है। एक ये रिटर्न कीवर्ड है, एक लोकल। लोकल ग्लोबल बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, कि जो हमने बाहर वेरिएबल स्टार्ट किया है उसी को क्या करें, इसके अंदर डिफाइन कर रहे हैं। मैंने इसके अंदर कोई फंक्शन के अंदर कुछ ग्लोबल लिख देते हैं, वो भी ग्लोबल हो जाता है। पर ये ऐसे में नहीं करेगा रिटर्न। मैंने बताया था ना, हर एक का क्या होता है, लाइफ टाइम होता है। ये डिस्काउंटेड प्राइस कहाँ पे डिफाइन है, इस फंक्शन के अंदर डिफाइन है। तो जो भी जिसके अंदर डिफाइन रहता है उसका लाइफ टाइम नहीं होता है। तो जैसे ये बाहर फंक्शंस के बाहर निकलोगे तो यहीं पे क्या होगा, खत्म हो जाएगा।
तो कोई भी फंक्शंस के अंदर डिफाइन हो रहा है तो उसका लाइफ टाइम क्या होगा, उसी फंक्शंस के अंदर होगा, बाहर पे नहीं होगा। तो इसको बाहर पे एक्चुअली लाने के लिए क्या करेंगे फिर, तो रिटर्न के साथ उसका यूज करेंगे। तो उसका वैल्यू एक्चुअली में क्या होगा, वेरिएबल का नेम तो रहेगा लेकिन एक्चुअली में वो उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। और बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पे ही तो काम करते हैं सारा। अब ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, अब इसका जो भी यूज करना चाहो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये समझ में आ गया। तो हम लोग क्लास क्लास के बारे में बात कर रहे थे कल। मान लो हम यहाँ तक डिफाइन किया था। ये चीज समझ में आया था, क्लास बैंक डेफ, इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते थे, कंस्ट्रक्टर। इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं और जनरल फंक्शन बोलते हैं। मैजिक मेथड भी बोलते हैं सर इसको। मैजिक कंस्ट्रक्टर क्यों बोलते हैं, सर क्योंकि ना ये जैसे वो क्लास वो करते हैं ना डिफाइन, हम स्पेशल जब मेथड तो है ऑब्जेक्ट बट। ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो तुरंत रन हो जाती है। बताओ सोनाली, क्या चीज, किसको कंस्ट्रक्टर क्यों बोलते हैं, बताओ ना। कंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है। हाँ, सही है। तो ये क्या बनाएगा, कंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। तो हालांकि बस कंस्ट्रक्टर वो होता है सर जब हम एक क्लास ऑब्जेक्ट को रन करते हैं ना तो कंस्ट्रक्टर अपने आप ही रन हो जाता है बिना कॉल करेंगे। कि एक्चुअली में ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ स्पेस लेगा मेमोरी में। कंस्ट्रक्ट करते हैं तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, कुछ ना कुछ स्पेस लेते हैं पहले, तो वो स्पेस डिफाइन करता है, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं बाय डिफॉल्ट। कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि जो भी आपके पास वेरिएबल होगा, ए बी सी, ए नंबर, बैलेंस, इन सब के लिए क्या बनाएगा, आपके रैम पे या फिर मेमोरी पे क्या बनेगा, आपको असाइन कर देगा कि ये इसके लिए स्पेस हमने बना के रख दिया है, कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे होगी हमने डिफाइन कर दिया। और ये क्या लेगा, कुछ एमबी लेगा, जीबी लेगा, केबी लेगा, जो भी इनका साइज होगा वो उसके हिसाब से क्या करेगा। देन ये चीज़ें ऑटोमेटिकली कब असाइन होती है, वो डेटा है, वो एट्रीब्यूट बोलते कॉल करेंगे। कैसे कॉल करते थे, हैं। जैसे सर इसे कॉल हाँ, करना है, सर एक वेरिएबल बनाएंगे, क्लास को कॉल करना है वेरिएबल बनाएंगे फिर उसके तो इसका ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, वेरिएबल का नाम तो देंगे, मान लो obj वन, ये ऑब्जेक्ट वन हो गया और इसको मैंने बैंक रखा। आप उसे कॉल कर देंगे। तो जैसे कॉल करोगे तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन गया। और जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसको क्या होगा, मेमोरी में कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे पता चल रहा है कि ये ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, मतलब ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है और जो चीज़ इसके अंदर रहेगी उसके लिए क्या करेगा, मेमोरी असाइन कर देगा। और इसका मैंने एग्जांपल भी बता दिया कि किस तरीके से रियल वर्ल्ड में ये काम करता है। देन इसके बाद फिर हमने कुछ फंक्शंस डिफाइन किए थे। पहला हमारे पास क्या था, यूजर अकाउंट का था एक, कि बैंक है, कोई भी बैंक के अंदर आएगा। पहला था यूजर फॉर्म। देन जैसे आपका ये ऑब्जेक्ट बनता है, उसके बाद आप क्या करते थे कि कोई भी यूजर फॉर्म लेके देन उसमें क्या करेगा, फॉर्म फिल करेगा। यही करते थे ना। तो कैसे करेंगे, ओबीजे डॉट ओबीजे वर्ड डॉट डॉट बेसिकली क्या बताता था, मेथड। तो यहाँ पे आपको यूजर फॉर्म का एक मेथड दिख रहा होगा, दिख रहा है। और ये वेरिएबल्स, दो तरीके का बॉक्स दिख रहा होगा आपको, है ना। एक क्यूब दिख रहा होगा और एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा। रेक्टेंगल बेसिकली वेरिएबल डिनोट कर रहे हैं और ये क्या कर रहा है, फंक्शंस, जिसको हम लोग बाय डिफॉल्ट मेथड बोलते हैं। अब इसमें से क्या करते हो, ब्रैकेट और इसको रन कर देते हो। तो जैसे रन करोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे आपसे नेम पूछेगा, अकाउंट नेम, देन अकाउंट नंबर, ये मैंने डाल दिया। देन ये क्या प्रिंट करेगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। अगर सबमिट हो गया है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इसके वेरिएबल को भी कॉल कर सकते हैं, ओबीजे वन डॉट अकाउंट नेम। ये क्या दिखा रहा है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास इस वाले ऑब्जेक्ट में आ चुका है, ये सारी चीज़ें आ चुकी है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं।
उसके लिए हम लोगों ने कौन सा फंक्शन बनाया था? अच्छा, इसमें एक्स वाई जेड लिखा है, वो क्या था? सेल्फ। क्यों कर रहे थे? जैसे मैंने ऑब्जेक्ट वन के लिए बनाया, अब मैं एक और ऑब्जेक्ट टू बनाता हूँ। इसमें भी क्या होगा, एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? जितना चाहो उतना बना सकते हो। देन हमारा क्या हो गया, दूसरा बन गया। अब इसके बेस पे कॉल कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट टू डॉट यूजर फॉर्म। सर तो वो है ना, हाँ। इसमें हम लोग अकाउंट नंबर 444 ये हमने डाल दिया। ये दो हमने क्या किया है, यूजर क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया है। अब ये जैसे हम लोग क्या करें, यूजर फॉर्म है, इसमें भी यूजर फॉर्म है। अब इससे कैसे पता चल रहा है, इस वाले ऑब्जेक्ट के साथ पता चल रहा है कि ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से मेमोरी में आपके क्या होगा, असाइन हो जाएगा। इस तरीके से ऑब्जेक्ट वन हो गया, इस तरीके से ऑब्जेक्ट टू हो गया, ऑब्जेक्ट टू हो गया। और इसमें क्या होंगे, तीन वेरिएबल होंगे, और इसमें एक फंक्शन होगा, इसमें भी तीन वेरिएबल होंगे, एक फंक्शन होगा, है ना। तो बाय डिफॉल्ट इतना स्टोर रखेगा वो। तो मैंने सिर्फ यूजर फॉर्म अगर मैं बोलता हूँ तो वो क्या समझेगा कि मैंने क्या किया, यूजर फॉर्म ऑब्जेक्ट वन से कॉल किया। तो तो वो इसको ब्लूप्रिंट में कैसे पता चलेगा, सेल्फ डॉट। ये यूजर फॉर्म को कैसे पता चलेगा ये कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है इस क्लास में? इसको भी तो पता चलना चाहिए कि कौन सा बंदा कॉल कर रहा है इस फंक्शन को। तो ये ऑब्जेक्ट वन कॉल कर रहा है, यहाँ से मुझे पता चल रहा है, लेकिन इसको कैसे पता चलेगा? तो ये क्या करता है ना, जो भी फंक्शंस और वेरिएबल होता है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या देते हैं हम लोग, यूज करते हैं एक वेरिएबल, जो बाय डिफॉल्ट आपका क्या होगा, हर एक वेरिएबल के साथ होगा या फिर फंक्शंस के पैरेंथेसिस में पास होगा। तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल होगा लेकिन सेम होना चाहिए बस। तो ये एक्स वाई जेड बेसिकली किससे रिप्लेस हो जाएगा वहाँ पे, यहाँ पे सब जगह पे ऑब्जेक्ट वन हो जाएगा। कि अगर ऑब्जेक्ट वन के लिए कॉल कर रहे हैं तो सब क्या होगा, ऑब्जेक्ट वन के लिए हो जाएगा। तो इसको क्या होता है, फाइंड करना इजी हो जाता है कि ये बेसिकली किस चीज़ के लिए हम लोग कॉल कर रहे हैं, मतलब किस यूजर के लिए कॉल कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट वन हो जाएगा यहाँ पे सब जगह पे। इसी तरह ऑब्जेक्ट टू के लिए कॉल करोगे तो सब जगह क्या होगा, ऑब्जेक्ट टू का हो जाएगा। और इसको पता चल जाए कि ये जो यूजर फंक्शन कॉल कर रहा है कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट टू कॉल कर रहा है। अब उसके रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू आपने इन पास्ट क्या किया होगा, स्टोर किया होगा, वो दिखा देगा। अगर शो का कोई फंक्शन होगा तो दिखा देगा, अगर क्या है कोई वैल्यू इनपुट का होगा तो वो इनपुट ले लेगा। तो ये यूज केस होता था बेसिकली। तो एक्स वाई जेड की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, सेल्फ। कि बाय डिफॉल्ट इंडस्ट्री में सेल्फ कीवर्ड यूज होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी। अगर मान लो कि अगर मैं काम कर रहा हूँ अभी तो मैंने एक्स वाई जेड रख दिया, दूसरा बंदा काम कर रहा था वो ए बी सी डी रखता था, तो क्या होगा, सबके लिए अलग अलग हो जाएगा ना। तो इसने क्या किया, इंडस्ट्री में एक ही कीवर्ड रखने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, सेल्फ का यूज किया। तो बेसिकली सेल्फ कीवर्ड है या नहीं है, सेल्फ कीवर्ड होगा या नहीं होगा? क्या चीज? कीवर्ड, कीवर्ड बेसिकली क्या होते हैं, डिफाइन करने के लिए, क्या चीज डिफाइन करने के लिए? जैसे फोर डेफ, डेफ का कीवर्ड एज ए वेरिएबल यूज कर सकते हैं वैल्यू स्टोर करवाने के लिए। पहले क्लास में बताया था, रूल्स में होते थे कि जो कीवर्ड होते हैं उसको एज ए वेरिएबल नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे जैसे मान लो क्लास हमारा क्या है, एक हमारा क्या है, कीवर्ड है। अब इसमें कुछ भी स्टोर करते हैं तो ये क्या बताएगा, इनवैलिड सिंटेक्स बताएगा। और इसमें क्लास वन लिखते हैं तो ये हमारा एक वेरिएबल बन जाएगा और इसमें क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्यों नहीं स्टोर ले रहा था, क्योंकि ये कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब कि क्लास का मीनिंग बेसिकली पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर में पहले से डिफाइन किया गया है कि जब भी आप क्लास लिखोगे तो बेसिकली एक क्लास बनाने के लिए होगा। देन क्लास के बाद हमेशा क्या आएगा, क्लास का नेम आएगा। सर सेल्फ कीवर्ड। तो सिंपली सेल्फ क्या होगा कि सेल्फ की जगह पे हम लोग एक्स वाई जेड एबीसीडी कुछ भी लिख रहे थे ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो क्या हो गया, ये तो कीवर्ड नहीं रहा। तो हम लोग इसको एज अ वेरिएबल कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो सेल्फ अगर कोई पूछे कीवर्ड है या नहीं है तो नहीं बताना है कि ये कीवर्ड है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पाइथन में सब लोग सेल्फ यूज करते हैं। तो इन मेमोरी में क्या होगा कि आप भी बोलोगे कि सेल्फ क्या है, कीवर्ड है। तो बेसिकली ये सेल्फ कीवर्ड नहीं, इसकी जगह पे कुछ भी यूज कर सकते हैं।
और एज अ सेल्फ हम लोग कोई भी वेरिएबल भी असाइन कर सकते हैं। सेल्फ इक्वल टू 1 2 3। तो आप इसको रन करोगे तो ये रन हो जाएगा, देख रहे हैं। इसी की जगह पे हम लोग क्लास रख रहे थे तो क्या हो रहा था, एरर वगैरह। तो ये बेसिकली डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई भी कीवर्ड देखना हो तो क्या करोगे, वैल्यू असाइन करके देख लोगे। अगर उसमें वैल्यू असाइन नहीं हो रहा है, बेसिकली आप समझ जाओगे वो कीवर्ड है। एक यूजर का था, इसके बाद कौन सा फंक्शन बनाया था हमने, अकाउंट ओपनिंग का, कि हमारा क्या होगा, अकाउंट ओपन होगा। देन फिर हमने क्या बनाया था, डिपॉजिट, विड्रॉ, डिपॉजिट का, एंड एक विड्रॉ का। ये सारे चीज हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। बट हम ये चीज है, क्या चीज, ये हमारे पास, क्योंकि इन चीज़ों पे हम लोगों ने कल काम किया था। जहाँ जहाँ पे एक्स वाई जेड था उसको क्या कर लेंगे, उसकी जगह पे सेल्फ कर लेंगे। ये हमारा सब जगह से सेल्फ हो गया। एंड देन सब फंक्शंस का काम पता है आपको क्या काम था। अब यहाँ पे हम लोग को ग्लोबल नहीं लिखना पड़ता। क्यों नहीं लिखना पड़ रहा है, क्योंकि पाइथन में जब भी हम लोग ये सेल्फ के साथ लगाते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ग्लोबल। क्लास का वेरिएबल होता है। और क्लास का वेरिएबल कोई भी फंक्शंस यूज कर सकता है। तो बाय डिफॉल्ट की अकाउंट ओपन का हमें बनाना ही नहीं पड़ेगा। सेल्फ सेल्फ सारा चीज वही है। प्रिंट करवा देते हैं, मैनेजर जैसे ही लिखेगा परमिशन देगा तो अकाउंट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये हमारा क्या है, वेरिएबल्स है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अकाउंट होल्डर नेम की जगह पे क्या लिखना होगा मुझे, क्योंकि ये जो वेरिएबल का नाम होगा वही लिखना पड़ेगा, सेल्फ डॉट ए अंडरस्कोर। देन ये हो गया। तो डिपॉजिट में भी सेम चीजें होंगी, सेल्फ का सारा चीज, ग्लोबल का ये पूरा हट जाएगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या हमारे पास कंस्ट्रक्टर सेम काम करता है। और इसमें कोई भी चीज चेंज करना होगा बताओ, कि जहाँ जहाँ पे बैलेंस है ना वहाँ पे क्या लिखना होगा, सेल्फ डॉट बैलेंस है। इसमें भी हटा देते हैं पहले। धीरे धीरे देखोगे आपका कोड क्या होगा, छोटा होता जाएगा और ऑप्टिमाइज होते जाएगा, कि आपको इन चीज़ों को रिपीटेशन नहीं करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे बैलेंस का सेल्फ डॉट बैलेंस, ये क्यों लिखा था, ये कोई काम का नहीं था, इसको हटा दो। देन ये प्रिंट स्टेटमेंट था। देन ये हमारे पास यहाँ पे भी जाएगा, सेल्फ डॉट जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा। अच्छा, सेल्फ नहीं लिखते तो क्या दिक्कत आती, आपको लिखना पड़ता है। तो वो समझ जाता है एज ए लोकल वेरिएबल, और वो कभी भी प्रिंट नहीं होता बाहर जाके। बैलेंस चेक किए हो गया, इसको मैंने, क्या दिक्कत आ रहा है, देख रहा है। चाहिए कभी रहने देते हैं ताकि जो एरर आएगा वो दिखे। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, सेम वही ऑब्जेक्ट है। ये हमारा क्या हो गया। अच्छा, दोबारा रन करना कंपलसरी होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ हम लोग ने दोबारा नया बनाया ना। तो नया बनाना तो उस फंक्शन, ये क्लास को क्या करना होगा, दोबारा रन करना पड़ेगा। अकाउंट नंबर 1, ये फॉर्म सबमिटेड हो गया। देन हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस देखना है। तो बैलेंस कैसे देख सकते हैं, तो obj1 डॉट चेक बैलेंस।
तो अभी क्या है, ये सा का अकाउंट है और अभी जीरो अमाउंट है। अब क्या करना है, डिपॉजिट करना है 1 करोड़। ओबीजे डॉट डिपॉजिट, डिपॉजिट कितना करना है, क्योंकि अमाउंट तो डालना पड़ेगा, मान लो 2,000 रुपये। तो अभी यहाँ पे क्या लिख रहा है, क्यों दे रहा है बता सकते हो? क्योंकि हमने बताया था। तो इस तरीके से आपको एरर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने कुछ ना कुछ गलती किया है, या तो आप इसको लोकल में नहीं डिफाइन किया होगा, क्योंकि डिफाइन करने के लिए क्या होता है, वैल्यू असाइन करना पड़ता है। तो आपने इसको ना ही लोकल पे किया है ना ही ग्लोबल पे किया है, तो इसके लिए हमारे सेल्फ होता है। जैसे इसको दोबारा रन करेंगे, नहीं उसी में तो लगा है ना, अच्छा इसमें नहीं लगा। इसमें पे कंस्ट्रक्टर ABC और अकाउंट नंबर 1 चेक, तो ये आ गया। ABC था, बैलेंस जीरो था स्टार्टिंग में, फिर हमने क्या किया, डिपॉजिट किया, तो ये क्या हुआ, डिपॉजिट हो गया। अगर सिर्फ नेम चेक करना तो नेम चेक इस तरीके से कर सकते हो, बैलेंस चेक करना तो बैलेंस इस तरीके से चेक करोगे, विड्रॉ करना है तो विड्रॉ कर सकते हो। तो विड्रॉ करने के लिए क्या होगा, OBJ1 डॉट 500 में विड्रॉ कर, ये विड्रॉ भी। अब इस फंक्शंस का एक्सेस किसको किसको है, कौन से ऑब्जेक्ट को है और कौन से ऑब्जेक्ट को नहीं होगा। सर OBJ1 को ही होगा, OBJ1 पे ही होगा। तो ये डायरेक्टली कोई भी कॉल कर सकता है, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट यूजर रहता, यूजर 1 रहता, कि ये क्या रहता, कि राज रहता, तो राज इसको क्या करता है, विड्रॉ को चेंज कर सकता था, मतलब बैलेंस मैनिपुलेट हो रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, कि ये वेरिएबल जो है वो कौन चेंज करेगा, मैनेजर या फिर जो कैशियर रहेगा वो, है ना, वही दो लोग चेंज कर, या तो फिर एटीएम के थ्रू कर सकते हैं। एटीएम में क्या होगा, चेंज होगा कि आप बैलेंस निकालोगे तो चेंज हो जाएगा, अगर एटीएम में कोई डिपॉजिट करते हो वो चेंज। तो वो जो हमारा ये बैलेंस का है, वो पर्टिकुलरली हमें क्या करना होगा, वैल्यू को प्राइवेट रखना होगा। प्राइवेट मतलब कि जिसको हम लोग एक्सेस देंगे वही एक्सेस करेगा, दूसरा फंक्शन एक्सेस नहीं करना चाहिए। कि हमने बोल दिया कि इस फंक्शन के थ्रू ही चेंज हो सकता है वैल्यू, दूसरे फंक्शन के थ्रू नहीं होगा। इसको मैं क्या करता हूँ, अच्छा इतना हमने किया तो इससे आपको क्या दिखा, क्या चीजें मॉड्यूलरिटी दिखी। पहला, हर एक इंडिविजुअल काम हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग फंक्शंस बना सकते हैं। तो हमारे पास जो लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा उसको स्मॉल प्रॉब्लम में क्या करते हैं, तोड़ सकते हैं, और स्मॉल प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्या होता है, ईजी होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या, स्टेप बाय स्टेप अलग अलग फंक्शंस बना लेंगे, और फंक्शंस बन गया, सबको क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेट कैसे, कि आप क्या कर सकते हो, जो वैल्यू था यहाँ पे रहता ग्लोबल पे, और क्या कहते हैं, ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते थे, कि यहाँ पे विड्रॉ किया तो ऑटोमेटिकली आपके बैलेंस से कटेगा, अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो ऑटोमेटिकली क्या आएगा आपके इसमें ही चला जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो मॉड्यूलर कोड आ गया बेसिकली, कितना नीचे चला गया? यहीं पे थे। यूजर फॉर्म अकाउंट ओपन, ये इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। कि मान लो ये यूजर क्या है ना, ये फॉर्म को बैंक के अंदर नहीं, बैंक के बाहर इसको क्या करोगा, फिल कर रहा होगा, एंड देन ये बैंक में सबमिट करेगा। देन ये क्या है, मैनेजर के लिए इसको बना के रखते हैं अकाउंट ओपन। और इसके अंदर अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या डालेंगे, नेम डालोगे, दूसरा क्या डालते हैं, अकाउंट नंबर, और तीसरा बैलेंस बाय डिफॉल्ट जीरो रहता है, बट अगर वो बैलेंस रखना चाहे तो यहाँ पे होगा सेल्फ डॉट, यहाँ पे सेल्फ डॉट ए होगा, या फिर बाय डिफॉल्ट क्या होगा, तो सेल्फ डॉट ए अंडरस्कोर नेम में इक्वल टू, इसमें कौन सा वैल्यू जाएगा, नेम वाला चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो पैरामीटर है ये बाहर से आएगा, तो बाहर से आ रहा है तो ये क्या है, इसका कोई तो वैल्यू नहीं है ना, इसके अंदर स्टोर करवा रहे, तो इसके अंदर कौन सी वैल्यू डिफाइन है, ये वाला, तो इसको इसमें स्टोर करवाना पड़ेगा।
देन दूसरा हमारे पास क्या है, अकाउंट नंबर। तीसरा हमारे पास क्या रहेगा, बस इतना ही, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। बाकी अगर वो चीज़ें सेम इसी के अंदर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। बट क्या है कि थोड़ा सा मॉड्युलैरिटी के लिए ये ऐड कर रहे हैं कि आपको कुछ इस तरीके से बनाना हो। अब मुझे क्या करना है कि ये बैलेंस को कौन क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो मान लो ये हमारे पास क्या था, अमन था। ये यूजर क्या लिख रहा है, यूजर फॉर्म हटा देते हैं अभी, कि अमन ने पहले फॉर्म फिल करके दे दिया है। अब इसका अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या वो हमें देगा, तो मैनेजर मैनुअली टाइप करेगा कि जो फॉर्म में लिखा हो वो अमन है। देन दूसरा क्या जाएगा कि अकाउंट नंबर उसको कितना देना है, एंड देन उसने कितना बैलेंस रखा है। तो बाय डिफॉल्ट 500 रुपये में इसका अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो ये जैसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि अकाउंट ओपन, अकाउंट फॉर द अमन ओपन सक्सेसफुल, ये हो गया हमारे पास ओपन। अब इसमें क्या कर सकते हो, आप बैलेंस चेक कर सकते हो कि जो अमन का डॉट चेक बैलेंस, चेक बैलेंस चेक, ये कर। तो 500 रुपये बता रहा है। अब अमन क्या कर रहा है कि डिपॉजिट नहीं किया है, कि डिपॉजिट कर रहा है तभी चेंज होना चाहिए, है ना। लेकिन अमन ने एक ट्रिक अपनाया, क्या किया, लूप होल्ड क्या लूप होल ढूंढा, और तो मैंने बोला डॉट, इसने बोला कि वेरिएबल को तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से कॉल कर सकते हैं। देन इक्वल टू 1 लाख कर दिए, 500 रुपये जमा करके 1 लाख कर दिए। अब जो हमारे पास बैलेंस चेक करेगा अमन, तो कितना आएगा, 1,05,000 कितना आ गया। 1,00,000 हाँ, 5 से नहीं आएगा तो सर। इसमें सम नहीं किया ना, इसने क्या किया, मैनिपुलेट किया जो बैलेंस को ही। तो ये तो मैनिपुलेट हो गया, मतलब कोई भी यूजर आएगा यूज करेगा, इस तरीके से डायरेक्टली बैलेंस वाले वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसको चेंज करने के लिए हमने क्या बोला था, या तो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा या तो फिर विड्रॉ करना पड़ेगा। और ये किसके थ्रू करोगे, बैंक के थ्रू करोगे। लेकिन इसने क्या किया कि डायरेक्टली इस तरीके से चेंज कर रहा है। तो बैंक को अगर पता चलेगा तो क्या करेगा वो, इसको प्राइवेट, हाँ पुलिस बुला लेगा दूसरा, प्राइवेट तो इसको प्राइवेट। तो इसमें 3 तरीके का हमारे पास क्या होता है, मेथड होता है। पहला क्या होगा, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। प्राइवेट तो पाइथन डेटा तो बाय डिफॉल्ट पहला क्या होगा, पब्लिक होगा। पब्लिक का मतलब क्या हो गया, कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो अमन भी एक्सेस कर पा रहा है। दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मतलब क्या रहेगा कि इसी क्लास के अंदर कोई दूसरा बंदा मतलब यूज कर सकता है, इसी क्लास के अंदर का होना चाहिए बस। देन थर्ड हमारे पास क्या रहेगा, प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब क्या हो गया कि जिसको मैंने एक्सेस दिया है सिर्फ वही कॉल करेगा, दूसरा फंक्शन कॉल नहीं कर सकता। तो जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे, प्राइवेट प्राइवेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल अंडरस्कोर का यूज करेंगे। तो अगर आप देखोगे इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर, तो ये ऑटोमेटिकली क्या समझ जाएगा कि वो वेरिएबल प्राइवेट। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सिर्फ बैलेंस को डबल अंडरस्कोर कर देता हूँ। अब ये हमारे लिए क्या हो गया, प्राइवेट हो गया। अभी एक जहाँ जहाँ पे हमने क्या किया, बैलेंस लिखा है, सबको क्या करेंगे, डबल अंडरस्कोर से पुट करेंगे। इसके में हटा के जहाँ जहाँ बैलेंस है, सेल्फ डॉट बैलेंस। एक ही बार में सारा सेल्फ डॉट बैलेंस को सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, जहाँ जहाँ आपके पास सेल्फ डॉट बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली सारा एक ही बार में सेलेक्ट हो जाए, कैसे कंट्रोल डी से। एंड देन हमें क्या करना था, बैलेंस से पहले डबल अंडरस्कोर लगा, एक ही बार में सब में हो गया। तो हमें बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको सेव कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। अब दोबारा सेम चीज़ होंगी, कुछ भी चीज़ें हमने चेंज नहीं किया, बस क्या करेंगे, फिर से अमन का अकाउंट ओपन किया, देन बैलेंस चेक किया, और दोबारा क्या कर रहा है अमन, वैल्यू को चेंज कर रहा है। एंड अगेन यहाँ पे चेंज किया ना बैलेंस को, लेकिन ये चेंज हो रहा है। अब बोलोगे कि डबल अंडरस्कोर से हमने बनाया था, तो डबल अंडरस्कोर से ही कर देते हैं। अब दोबारा हमने इसको रन किया और इसको दोबारा रन किया, अब चेंज हो रहा बट सर एरर नहीं होता ऐसे है। बाय डिफॉल्ट ये एरर नहीं दे रहा, उससे कोई इशू नहीं। बट बेसिकली ये क्या करेगा, वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। तो बाय डिफॉल्ट अमन का लूप होल पकड़ा गया और उसको सिस्टम ने क्या किया, ठीक कर दिया। मतलब ये प्राइवेट है, अब अवध को पकड़ने के बाद है ना। लेकिन ये दूसरा लूप होल ढूंढ लेता है, क्या चीज़ का, वो सर विथड्रॉ और डिपॉजिट
कि डिपॉजिट को तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं ना, तो क्या करेगा, अमन डॉट डिपॉजिट, ये भी तो हम अपने हिसाब से करेंगे। इन्होंने क्या किया, amount, अगर 3 लाख रुपए डाल दिया, सही है। पहले क्या था, 500 था, अब नया बैलेंस कितना हो गया, 3 लाख। तो हो गया ना पूरा। तब तो ये तो फिर दिक्कत हो गई। तो अब इसके बेस पे इसको भी क्या करेंगे, इसको प्राइवेट कर सकते हैं। हाँ? तो सिर्फ विड्रॉल डिपॉजिट से चेंज होगा। नहीं, वो अब ये क्या होगा, change करता है मैनेजर लेवल पे। अब ये भी क्या होगा, नो एट्रीब्यूट डिपॉजिट। अब ये कोई नहीं चेंज कर सकता, तो ये कौन चेंज करेगा, मैनेजर। मैनेजर कैसे, साइन कैसे होगा, ये भी बात है। यही बात है। बस यही तो। तो इसमें आता है कि लेवल आता है, सिक्योरिटी लेवल आता है, और दूसरा कि सिर्फ बैलेंस को चेंज करना है। तो बैलेंस को चेंज करने के लिए हम लोग अलग से फंक्शंस बनाते हैं, और ये फंक्शंस का एक्सेस किसको रहेगा, सिर्फ मैनेजर। ये जो हमारा क्या रहेगा, डिपॉजिट का रहेगा, या फिर जो भी चीजें हैं, टैब सेटर, एक सेटर का नाम लेते हैं, सेटर। सेटर का मतलब सेट कर रहे हैं। सेटर में क्या दोगे आप, कोई भी अमाउंट दोगे, बैलेंस या फिर अमाउंट ही लिख देते हैं, और ये क्या चेंज करेगा, क्या नाम है इसका, क्या रखेंगे, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर बैलेंस इक्वल टू, क्या दिक्कत है? अच्छा, यहाँ पे सेल्फ नहीं डाला ना, क्या हो गया आपके भी change हो जाएगा सर। इसमें, लेकिन अब जो चेंज होगा वो इसी फंक्शन से होगा, किसी दूसरा फंक्शन से नहीं हो पाएगा। जैसे अमन ने क्या किया, दोबारा यहाँ से कॉल करता है, सारी चीजें कर रहा है अमन ने, यहाँ पे बैलेंस चेक किया, डिपॉजिट का भी तो मैंने बनाया नहीं है, तो इसको भी रहने देते हैं। यहाँ तक क्या है कि इन्होंने कितने भी चेंज करने की कोशिश किया, नहीं हुआ। अब हमने क्या किया कि जो हमने एक नया बनाया था, ये अमन तो चेंज कर सकता है, आप बोलोगे अमन डॉट सेटर, है ना, और इसने क्या किया, 1 लाख डाल दिया, तो ये क्या करेगा, फिर से चेंज हो जाएगा, क्या लिख रहे हैं, स्पेलिंग सही नहीं है। सेल्फ में नहीं तो बाय डिफॉल्ट सेल्फ हमारा क्या रहता है, ऑब्जेक्ट का रहता है ना, सेल्फ दिया है नहीं। या फिर इसको रन किया था दोबारा, ये नहीं किया, क्योंकि मेन फंक्शंस दोबारा रन करोगे तभी ना उसका प्रॉपर्टीज आएगा। तो दोबारा शायद सेटर हमने लिख दिया, और सेटर में जो वैल्यूज डालना है वो डाल दिया, ये हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट हो। अब दोबारा अपन का बैलेंस चेक करो, आ गया। अब बोलोगे तो इसमें भी तो एक्सेस हो जा रहा यस सर। है ना, लेकिन अब हम इसमें क्या जाएंगे, सिक्योरिटी लेवल, कि एक मैंने एक अलग से जो फंक्शंस बनाया है, इसका एक्सेस सिर्फ क्या होगा, मैनेजर को होगा। इसके अलावा ये फंक्शंस का नाम किसी दूसरे को नहीं बताएंगे, सिंपल सी बात है। दूसरा क्या होगा, इसमें रहते हैं एक एपीआई रहते हैं, इसका आगे जाके ना आप एपीआई जो बनाते हो ना, तो कौन सा फंक्शंस किस एपीआई से कॉल होगा वो डिफाइन करते हैं। तो ये एपीआई किसके थ्रू होगा, जिसका यूजर लेवल क्या होगा, एडमिन मैनेजर का होगा। ये मैनेजर लेवल का होगा, उसी को ये फंक्शंस कॉल होगा, और किसी को नहीं कॉल होगा। तो ये सिर्फ फंक्शंस किसको दिखेगा, मैनेजर को दिखेगा, और किसी को नहीं दिखेगा। तो अगर अमन नहीं देख पाएगा तो उसको तो कॉल ही नहीं कर पाएगा। लेकिन हिट एंड ट्रायल के बेस पे क्या आता है, कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या रहेगा, हिट एंड ट्रायल कैसे करो, जब आपके पास मैनेजर का यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा तभी ना। तो ये चीज़ आपके पास रहेगी तभी, लेकिन आपके पास ये नहीं है तो आप ये चीज़ कॉल नहीं कर सकते हैं। बाकी ये समझ में आया, सेटर मतलब सेटर जो फंक्शन हमने एक अलग से बनाया है, इसका एक्सेस किसको सिर्फ देंगे, मैनेजर को, और इस फंक्शन को किसी दूसरे को नहीं बताएंगे। ये सिर्फ जो जो मैनेजर रहेगा उसी को बताएंगे। तो ये बताने का मीनिंग क्या हो गया, कि उसका जो ईमेल आईडी यूजर आईडी बनेगा वो मैनेजर लेवल का बनेगा, और जो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, यूजर लेवल का बनेगा। तो वो यूजर आईडी पासवर्ड बताता है कि क्या आपको एक्सेस मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कौन से फंक्शंस को आप एक्सेस करोगे और कौन से फंक्शंस को ये एक्सेस करेगा। ये समझ में आया। तो ये हमारा प्राइवेट है, और ये किसी दूसरे फंक्शंस के साथ अब क्या होगा, ये रखें। तो अब कोई भी फंक्शंस हो उसके बेसिस पे चेंज नहीं हो, क्या हो गया,
और इसी को हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, कि आप क्या कर रहे हो, डेटा हाइड कर रहे हो प्लस एक एक वैल्यू क्या कर रहे हो किसी एक ही मॉड्यूल में क्या कर रहे हो, बाइंड कर रहे हो। बाइंड मतलब इसमें मेथड भी है, फंक्शंस में सारा एक साथ जा रहा है। तो आप मेथड को भी क्या कर सकते हो, प्रोटेक्टेड बना सकते हो, सॉरी प्राइवेट बना सकते हो, और फंक्शंस को भी। ये हमारा देन सेकंड आता है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस का बता देते हैं। इनहेरिटेंस का इसमें क्या बता सकते हैं, बैंक वाले में से इसमें नहीं पाएंगे। Abstractions। ये जो हमने प्रॉपर्टी बताया वो बेसिकली क्या था, इनकैप्सुलेशन था। इसी को हम लोग इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, डेटा हाइडिंग इसी को बोलते हैं। क्या आप डेटा हाइड कर रहे हो या तो फिर पूरा फंक्शन ही हाइड कर रहे हो, और वो कौन एक्सेस करेगा, वो आप क्या करते हो, डिफाइन कर देते हो एक अलग फंक्शन में। तो ये बैलेंस को चेंज करने का एक्सेस किसके पास है, यहाँ पे से कौन से फंक्शंस के पास है, सिर्फ सिर्फ सेटर के पास है। तो यही सिर्फ चेंज कर सकता है, कोई भी दूसरा फंक्शन ना इस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर पाएगा। अगर चेंज भी कर पाएगा तो उसका क्या है कि उसके लिए एक्सेस होना चाहिए। तो ये विड्रॉवल का एक्सेस किसके पास चला जाएगा, मैनेजर के पास चला जाएगा। ये किसके पास चला जाएगा, डिपॉजिट का मैनेजर के पास चला जाएगा। और ये भी क्या रहेगा, मैनेजर के पास है। तो यूजर सिर्फ क्या कर सकता है, बैलेंस को चेक कर सकता इनहेरिटेंस है। है। नहीं अभी इनहेरिटेंस का हमने यूज, क्योंकि इसमें ना इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल नहीं बनेगा, तो अलग से बनाना पड़ेगा। इनहेरिटेंस का जो बेसिक मीनिंग होता है वो बताइए। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन, एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी यूज कर सकता है। डायरेक्टली जो और भी चीज़ें बतानी है ना, तो इसी में टाइम लगेगा, तो फिर एनिमल के बेस पे ही बता दिया है। ये तो एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा। चलो कोई नहीं, मैं अपने एग्जांपल बताता हूँ। एक हम बनाते हैं क्लास ह्यूमन का। ह्यूमन, एक ह्यूमन में क्या क्या चीजें होती है, मतलब कि वैसे अगर बॉडी ह्यूमन या फिर और अगर वैसे आइडेंटिफाई में जाए तो नाम होता है, एज होती है उसकी, कि मान लो डेफ, वैसे बाय डिफॉल्ट अभी ये दो चीज लेके चलते हैं, नेम। चलो इधर ध्यान दो, चलो यहाँ पे चीजें क्या है, कॉन्सेप्ट में एक जेंडर भी ले ले। चलो ठीक है, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे हम लोग इनिट के साथ ही ये लिखा हुआ है, इसका बेसिक मीनिंग क्या है, कंस्ट्रक्टर के टाइम में ये सारी चीजें होंगी। और चूंकि ये क्या है कि इनिट के अंदर है, तो इनिट बेसिकली बाय डिफॉल्ट किसका पैरामीटर होता है, क्लास का। कोई भी क्लास का पैरामीटर आप बनाओगे तो ये तरीके बनेगा। तो मान लो ये क्या, एक H1 हमने बनाया यहाँ पे, और इसको ह्यूमन हमने लिखा। अब इसको डायरेक्टली इस तरीके से पहले कॉल करते थे, तो अभी ये क्या बता रहा है, ये तो पीपीटी बन गया तुम्हारा, तुम्हारा पीपीटी बन गया। अच्छा ठीक है, वही दिखा देना आज। हाँ तो वही कर देना, ये दिखाना है। आपके पास ऑप्शन है ना, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डैशबोर्ड के साथ ही दिखा सकते हो मन से।
यहाँ पे देखो ह्यूमन क्या हो गया, ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि मिसिंग 3 आर्ग्यूमेंट्स। तो क्लास में अगर बाय डिफॉल्ट कोई भी आर्ग्यूमेंट डालते हैं तो आप इस तरीके से यहाँ लिखते हो। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें फिर अलग से कोई फंक्शंस नहीं बनाना पड़ता। तो हम क्या करें, नेम में इसको ले ले, अब हम कोई ले ले। दूसरा हमारे पास क्या एज है 24 और जेंडर जेंडर फील्ड में अब ये हो गया। चलो कोई नहीं। H1 H1 में क्या हमने नेम रखा है, कैसे पता चलेगा? H1 डॉट नेम कॉल करोगे तो उसका क्या नेम है, एज क्या है, तो एज आ जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू आप क्या कर सकते दिखा सकते हैं। अब मान लो हम क्या कर रहे हैं, अलग से एक दूसरा क्लास बना रहे हैं। दूसरे क्लास को हम लोग नाम दे रहे हैं स्टूडेंट। अब बताओ स्टूडेंट में क्या होगा, स्टूडेंट का नेम होगा, उसका एज होगा, जेंडर होगा, है ना। ये चीजें क्या है कि ह्यूमन के पास भी है। तो इन चीजों को आप क्या कर सकते हो, दोबारा से इस तरीके से पूरा लिख सकते हो। अब हम एक दूसरे से पास कर सकते हैं। तभी पहले एक बार बिना पास किए हुए बना लेते हैं, फिर सेकेंड टाइम क्या करेंगे, पास करेंगे। ये हो गया। अब आप इसको क्या करोगे, दोबारा रन करोगे। ये हमारा क्या है H1, एंड देन इसी के बेस पे क्या है कि हमारा स्टूडेंट 1 का एक क्लास बनेगा और स्टूडेंट का बनेगा। अब जो हमने वो क्या बन गया, स्टूडेंट बन गया। और एज 24। और एक और चीज़ क्या डालनी होगी मुझे, आईडी। मान लो ID 1 है, तो ये इस तरीके से कॉल हो जाए। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ना इस लेवल पे, तो रिपीटेशंस आ रही है। ये चीज़ें मैं मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ा, पूरा लिखना पड़ा। अगर यही 100 लाइन्स का रहता, 1000 लाइन का रहता, तो प्रॉपर्टीज पूरा डिफाइन करना रहता, तो दोबारा लिखना पड़ रहा था बार बार। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि मुझे है कि ये 3 चीज़ें क्या है इसमें डिफाइन है, तो इसी चीज़ को क्या करेंगे, इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मुझे सिर्फ एक्स्ट्रा में क्या रहेगा, स्टूडेंट आईडी को ही डिफाइन करना रहेगा। तो मैं थोड़ा सा भी हमने क्या किया, कॉल कर दिया, इसमें यहाँ से डाल दिया। और यहाँ से क्या करेंगे, तो ये वैल्यूज आपको यहाँ तक लाना पड़ेगा। उसके लिए क्या लिखते हैं, पैरेंथेसिस, और जो क्लास का आप इनहेरिट कर रहे हो उसका नाम। तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट के अंदर ह्यूमन आ जाएगा। वही बात है, अभी ये चलेगा। वाईफाई का प्रॉब्लम दे रहा था। हम्म साथ ही साथ आप लोग बनाते जाओ। इनहेरिटेंस करने का 2-3, पहला जिसको आप इनहेरिट कर रहे हो उसका नेम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हो, एंड देन कौन कौन सी चीज़ें आपको इनहेरिट करना है। तो मुझे नेम भी चाहिए था, एज भी चाहिए था, जेंडर भी चाहिए था। अगर मान लो जेंडर नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, सुपर डॉट इनिट में जेंडर को नहीं लिखते। बेसिकली सुपर का बेसिकली मीनिंग क्या हो गया कि जो इसका क्या है, पेरेंट क्लास है, उसका ये नाम हम लोग बोलते हैं सुपर। तो सुपर एक फंक्शन है जो यूज होता है किसके लिए, पेरेंट क्लास के लिए यूज होता है। कि उसमें से जितने भी वैल्यूज है आप इसको इनहेरिट करना चाहते हो, तब क्या कर सकते हो, सुपर कीवर्ड लगा सकते हो। सुपर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, बाय डिफॉल्ट ह्यूमन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप ह्यूमन भी लिखोगे तो भी क्या है, आपका आ जाएगा। ये भी तरफ की तरफ। नहीं, बेसिकली ये जो इनिट है, तो इनिट वाले में से कौन कौन से वैल्यू ले रहे हो उसको सिर्फ डिफाइन किया मैंने। मैंने सर ये पूछा है जैसे ह्यूमन सुपर तो सुपर एक क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन है, स्पेसिफिक।
कि जैसे कभी कभी पूछ देते हैं ना कि व्हाट इज द यूज केस ऑफ द सुपर फंक्शन। तो सुपर फंक्शंस का यूज केस क्या दिख रहा है आपको, कि जब भी आप इनहेरिट करते हो पेरेंट क्लास से वेरिएबल्स, तो उसके जगह पे क्या कर सकते हो, सुपर की के थ्रू भी इनिट कर सकते हो। कि जो हमारे पास सुपर फंक्शन होता है उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इनिट कर सकते हैं। या फिर बाय डिफॉल्ट जो क्लास का नेम है वो रखोगे तो भी इनिट हो जाएगा, मतलब क्या वो बोलते हैं, इनहेरिट हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास सुपर का कॉन्सेप्ट है इसलिए उसको लगा रहे हैं। अब ये क्या होगा कि आपके पास जो ये 3 लाइन का कोड था, अब ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दिख रहा है कि मैंने सिर्फ इनिट कर दिया इन 3 चीजों को, और मैंने क्या बोला कि स्टूडेंट आईडी एक्स्ट्रा होगा बस। सर इसमें जैसे कि हम किसी और फंक्शन में पास करते हैं तो फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा इनिट की जगह, फंक्शंस का नाम लिखना पड़ेगा। मतलब कि सुपर डॉट फंक्शन का नाम। नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसमें लिखने की, इसमें सिर्फ वेरिएबल का डिफाइन करते हैं इनिट में। ओके। अभी जैसे इसे तो जैसे ऊपर मान लो ह्यूमन यहाँ को पे क्या रहता है, इनिट में लिखा था, तो जैसे यहाँ इसमें पे लिखता है इनिट डेफ, लिखा एक फंक्शन ले लेते हैं डेफ, क्या लिख सकते हैं, है इंट्रोड्यूस, ये आ गया था इसके, वही। और प्रिंट कर देते हैं। अगर ये प्रिंट एम ह्यूमन, ये यहाँ से प्रिंट करता है ह्यूमन का। सेम फंक्शंस को हम लोग, दूसरा फंक्शन डेफ स्टूडेंट, ये बाय डिफॉल्ट क्या बोल देते हैं, इंट्रोड्यूस नहीं लिखेंगे, इसमें दूसरा फंक्शन बनाएंगे। फिर तो अब दिख रहा है ये, फिर अभी भी अटक गया। अगर यहाँ पे आई एम ह्यूमन और इसका नेम भी यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं तो करवा देते हैं ताकि आपको इजी लगे। यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग फंक्शंस बनाए हैं, इसके लिए अलग बनाया है, इस क्लास के लिए अलग बनाया है, ताकि आपको दिखा सके कि इनहेरिटेंस में फंक्शंस भी ऑटोमेटिकली किस तरीके से पास हो। सेम फंक्शंस रहेगा तो उसका क्या बिहेवियर रहता है वो भी दिखाएंगे, बट क्या है कि अभी अलग अलग फंक्शंस बना के बिहेवियर दिखा रहे हैं। अगर ये ह्यूमन है तो ह्यूमन ने ह्यूमन को कॉल किया, एंड देन h1 डॉट इंट्रोड्यूस, ये मैंने कॉल कर दिया, तो ये क्या प्रिंट करेगा कि आई एम ए ह्यूमन एंड नेम इज, इसमें क्या स्टूडेंट 1 हमने बनाया, इसमें क्या है आईडी से पूछ लिया s1 डॉट स्टो आईडी, तो ये आपको दिख रहा है। लेकिन इसके अंदर हमने कोई ऐसा फंक्शन बनाया इंट्रोड्यूस का, स्टूडेंट के अंदर ऐसा इंट्रोड्यूस का बनाया है, नहीं बनाया ना, तो s1 के साथ कॉल नहीं होना चाहिए, s1 डॉट इंट्रोड्यूस, ये दिख रहा है। यहाँ पे राज कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख जाए। यहाँ पे दिख रहा है, ये अमन का था तो अमन का नाम दिख रहा है, और ये राज के साथ कॉल हुआ तो यहाँ पे राज का नाम दिख रहा है। तो ये इंट्रोड्यूस s1 के साथ क्यों कॉल हो रहा है, कहाँ लिखा है, इनहेरिट हो रहा है सर। स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर कोई फंक्शन है इंट्रोड्यूस का,
लेकिन स्टूडेंट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके साथ कॉल किया, तो ये तो कॉल हो गया। क्यों? इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बताया ना, कि बेसिकली जिस तरीके से वेरिएबल को इस तरीके से इनहेरिट करते हैं सुपर के साथ, तो जितने भी उसके फंक्शंस हो ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएंगे। तो इसमें क्या है कि एक फंक्शन इस तरीके से आपने डिफाइन किया इंट्रोड्यूस का, तो ये बाय डिफॉल्ट ह्यूमन के साथ इसके अंदर आ गया, क्योंकि ये क्या है, एक ह्यूमन का बिहेवियर है। और यही चीज क्या होगा, स्टूडेंट के अंदर हमने पास किया। तो जो जो ह्यूमन का बिहेवियर होगा वो सारा क्या होगा, स्टूडेंट का भी तो बिहेवियर होगा। तो उनका भी क्या होगा, नेम होगा, उसका भी एज होगा, वो उसका भी काम क्या रहेगा, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, है ना। तो वो सारा चीज इसके अंदर ऑटोमेटिकली पास हो रहा है। और जो बस ये जो मेडिकल मेथड है, मेडिकल मेथड बस इसमें सुपर लगाना पड़ेगा। हम्म। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप फंक्शंस का नेम भी लिख दोगे तो भी चलेगा। अगर मैं क्या करता हूँ, क्या था, ह्यूमन था ना, इसको मैं रन करता हूँ, सारा रिजल्ट सेम रहेगा। एरर दे रहा है क्या? कुछ तो दिक्कत, इसलिए तो रन हो गया ह्यूमन। अच्छा ये लगेगा ना, इसमें भी एरर आ रहा, अच्छा। अगर इस तरीके से पास करते हो ना, तो इसके अंदर सारा वेरिएबल लिखना होगा, इस तरीके से दिख रहा है कि आपको इस तरीके से ह्यूमन के अंदर लिखना पड़ेगा। तो ऐसे तो लिखा हुआ है। इसके अंदर ये है ना, इसके अंदर आपको ये वैल्यूज देने सर पड़ेंगे। ऐसे तो लिखा हुआ है, वैसे अगर आप पैरेंथेसिस हटा दोगे तो एक बार मैं सिंटेक्स क्योंकि ह्यूमन में इसी तरीके से एक्स्ट्रा सर्च करूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। व्हाट्स रॉन्ग, सुपर के साथ किया है इन्होंने, उसको मैं बोलता हूँ विदाउट। ये दिख रहा है, यही था ना, ये पागल क्यों बनाता है बार बार। ये हमने किया ह्यूमन, क्या होगा ना, ठीक है। अमन, ये सारी चीजें क्लास के बाद। ठीक है। अच्छा इसके ऊपर सेल्फ ऐड नहीं था क्या, सेल्फ? अच्छा यहाँ पे सिर्फ सेल्फ ऐड करना होगा। अगर आप इस तरीके से कॉल करते हैं तो सेल्फ को ऐड करना, ठीक है? थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि प्रैक्टिस में हम लोग ज्यादातर क्या रखते हैं, ऊपर का रखते हैं, इसलिए ये याद नहीं रहता, तो थोड़ा सा कीवर्ड का मिस्टेक है। अगर आप इस सेल्फ नहीं आएगा, बाय डिफॉल्ट आप क्या कहते हो, सुपर फंक्शंस इनिट एंड जो जो आपके पास क्या है वैल्यू है उसको पास करना। अगर आप उसके नेम के साथ लिखते हो तो आपको सेल्फ का यूज करना पड़ेगा बस। तो आप ये याद रख सकते हो, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसके जगह पे सुपर हिंट का ये, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी चीज़ का यूज करो, तो बाय डिफॉल्ट ये इसके बेस पे कॉल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हो रहा है, आई एम ह्यूमन। साथ ही साथ क्या, जैसे हम इसके अंदर कॉल करते हैं तो क्या लिखा होना चाहिए, ह्यूमन भी है प्लस स्टूडेंट भी है। तो सेम फंक्शंस को क्या कर सकते हैं हम लोग, मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी भी अदर क्लास में, कि हम लोग सेम फंक्शंस को इसके अंदर कॉल कर रहे हैं। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेम फंक्शंस यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, और आई एम ए ह्यूमन, या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आई एम स्टूडेंट। पेरेंट्स उसमें चेंज हुआ है नहीं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, दोबारा इनहेरिट करता हूँ। तो अब क्या होगा, अब ये लिखा हुआ स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट लिखा हुआ आएगा या फिर ह्यूमन लिखा हुआ आएगा,
क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या है, सेम फंक्शन है ना दोनों में, तो क्या होगा? सर फर्स्ट वाले में तो ठीक है, स्टूडेंट के लिए मुझे कॉल करना है, तो आई एम स्टूडेंट, नेम इज राज। तो सिर्फ क्या किया हमने, इस फंक्शंस को मैनिपुलेट किया कि आपके जो दादा परदादा की चीजें थी, आप क्या कर सकते हो, अपने चीजों को चेंज कर सकते हो। कि उनके पास क्या थी, जमीन नहीं थी, आप जमीन खरीद सकते हो। उनके पास पहले जमीन थी, आप जमीन बेच सकते हो, है ना? ये सारी चीजें करते हैं, यही तो होता है ना। तो बाय इंट्रोडक्शंस में क्या था, इनके पास लिख सकते हैं 1 मिलियन का, तो इनके ये इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या करेगा, मान लो इनके पोते ने क्या किया, पूरा खर्चा कर दिया, तो इनका क्या होगा, वर्क दूसरा हो जाएगा ना। प्रॉपर्टी सेम होगी, मतलब इंट्रोडक्शंस का सेम होगा कि मैंने क्या पूछा, तुम्हारे बारे में पूछा, तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, तो आपके दादा ने बताया था इतनी है, और जब आपसे पूछा गया तो आप क्या कर रहे हो, वही चीज को जीरो बता रहे हो। क्यों? कि उड़ा दिया नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आप सेम फंक्शंस को भी क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। और जो लेटेस्ट मैनिपुलेशंस वाला रहेगा जिसके अंदर, वही क्या होगा, बट सर मेन में थोड़े चेंज हुआ है। नहीं इसमें नहीं चेंज होगा। तो कि मान लो ये सिर्फ क्या होता कि आपके सिर्फ पेरेंट वाले क्लास को कॉल करता, ह्यूमन वाला, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या दिखता है, ह्यूमन ही दिखता। अगर स्टूडेंट वाले को कॉल कर रहे हैं तब स्टूडेंट हमें दिखेगा, ये दिख रहा है, तब ये हमें स्टूडेंट दिखेगा। इतना समझ में आया? ये हमारा क्या हो गया, इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टीज हो। इस तरीके से आप क्या करते हो, इनहेरिटेंस करते हो। इससे हमारा क्या क्या चीजें बच गया, कि सेम कोड को बार बार यूज कर सकते हो, सेम फंक्शंस को बार बार यूज कर सकते हो, जितनी चीजें हैं आप क्या कर सकते हो। तो इसमें जितनी भी चीजें हैं, ये थोड़ा सा क्या होगा, स्टैंडर्ड आपको दिखने लगे कि धीरे धीरे क्या चीजें हो रही है, स्टैंडर्ड हो रहा है सारा कोड। कि लॉजिक हमें वो जितना लगाना था उतना ही लगा रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाइज कर रहे हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये चीज हमारा क्या कहलाएगा, इनहेरिटेंस। और इसी में यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन है। बस चेंज क्या हो रहा है, जब कॉल करने टाइम में क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, डेटा टाइप को ही ऑब्जेक्ट बोलते हैं, अगर याद होगा तो। अगर इंट को, इंट क्या था हमारा, क्लास था, और वो डेटा टाइप भी था। तो हमने क्या किया, ह्यूमन डेटा टाइप का कॉल किया, तो ये चीज इंट्रोड्यूस कर रहा था। यही चीज मैंने स्टूडेंट डेटा टाइप का यूज किया, तो क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट लिख रहा है। तो सेम फंक्शंस का क्या हो रहा है, उसके ऑब्जेक्ट के चेंज करने से उसका बिहेवियर भी चेंज हो जा रहा है। तो जब सेम फंक्शंस को अलग अलग इन्वायरमेंट में रखते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। कि सेम फंक्शंस है हमारे पास, यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस है, यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस है, सिर्फ चेंज हमने ये दोनों में क्या किया है, देखोगे तो बस नाम चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट अगर जैसे वहां पे क्या होता था, इंट होता था, प्लस के साथ इंट लगा देते तो क्या हो जाता था, प्लस हो जाता था। स्ट्रिंग लगाते थे तो क्या होता था, कॉन्कैटिनेट हो जाता था। तो सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी आपको सेम चीजें दिख रही है। और यही चीज हमारा क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। कि उसका जो बिहेवियर होगा उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि मे बी उसके ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, उनके लिए अलग अलग फंक्शंस बना के अलग अलग तरीका लिखा हुआ उनके लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म। एब्स्ट्रैक्शंस क्या होगा फिर, एब्स्ट्रैक्शंस में थोड़ा सा दिक्कत आता है, बट क्या है कि एब्स्ट्रैक्शंस के लिए हमारे पास क्लास होते हैं। एब्स्ट्रैक्शंस इन पाइथन, इसमें बेसिकली होता है डेटा हाइडिंग। तो बोलेगा इनकैप्सुलेशन में भी डेटा हाइडिंग था, है ना? तो उसमें एक्चुअली में डेटा हाइड कर रहे थे, इसमें कोड को हाइड करते हैं बस। इसमें आप क्या करते हो, कोड को हाइड करते हो और कुछ। हाइड कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, कि आपको जो एक्स्ट्रा कोड होगा, पूरी चीजें जो यूजर के लिए नीड नहीं है उसको क्या करोगे, सिर्फ हाइड करोगे। तो इसमें जो एब्स्ट्रैक्शंस में होता है वो कोड हाइडिंग होता है। समझे कि आप क्या कर रहे हो, कोड को थोड़ा सा हाइड करके रख लो। और इनकैप्सुलेशन में क्या आता है, एक्चुअल वैल्यू को हाइड करते हो। तो दोनों में हाइड का कॉन्सेप्ट यूज होगा, बट क्या होगा, लेवल दोनों का अलग होगा। उसमें डेटा का हाइड होगा और इसमें क्या होगा, कोड का। कि कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है आप उसको क्या कर रहे हो, हाइड कर रहे हो, ताकि यूजर को जितना यूज करना है बस वो उतना ही यूज करे। डेटा रिस्ट्रिक्शंस और क्यों करते हैं, इजियर टू डिजाइन, वेल ऑर्गेनाइज। जैसे फॉर एग्जांपल क्या रहता है ना, आपने क्या किया, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है,
तो उसके क्लास के नेम क्या होगी, उसके वेरिएबल का नाम क्या होगा, उसके सारी चीज़ों को आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो। अब एक प्रोजेक्ट में कितने डेवलपर काम करते होंगे, मल्टीपल्स। कि मान लो आपने आधा काम किया और छोड़ के चले गए, तो उसके आगे का काम फिर स्टार्ट करना होगा। तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा उसके आगे हमें क्या क्या चीज़ें और भी करनी है। कि आपने क्लास का नाम कुछ और रखा होगा, मैं आऊँगा क्लास का और नेम कुछ और रखूंगा, थर्ड वाला डेवलपर आएगा क्लास का नेम कुछ और रख सकता है, उसके वेरिएबल का नेम कुछ और रख सकता है। सिर्फ लॉजिक क्या होगा, सबके लिए सेम होगा, है ना। तो इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग डेवलपर के लिए दोबारा से फिर स्क्रैच से कोड स्टार्ट करेंगे, क्योंकि समझ में तो आएगा नहीं कि तुमने कौन से क्लास में क्या डिफाइन किया है। तो ये क्या होगा, एक इशू क्रिएट करेगा जब भी आप प्रोडक्शन में जाओगे, कि बार बार जब भी हमारे पास नया डेवलपर आ रहा है तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा आधी चीज़ें कि क्या चीज़ें डिफाइन है। तो हम क्या करेंगे, एक प्रोटोटाइप दे सकते हैं कि हमने क्या किया, प्रोटोटाइप के लिए कि जो हमारे क्लास का नेम होगा वो क्लास का नेम होगा S1। तो चाहे कोई भी डेवलपर आए, मैंने उसको पहले ही गाइड कर दिया है कि जो हमारे क्लास का नेम है वो क्या होगा, S1। उसके अंदर 3 वेरिएबल है, तो A1, A2, A3। कि अगर इसके अंदर जो 3 वेरिएबल यूज होंगे उसका वेरिएबल का नेम यही होगा, इसके अलावा तुम दूसरा यूज नहीं कर सकते। तो ये हमने डिफाइन कर दिया। अब इसके हिसाब से जो लॉजिक होगा वो सिर्फ किस करेगा, कोडर करेगा। कि वेरिएबल और फंक्शंस और जो भी क्लास का नेम होगा वो सारा चीज़ क्या क्या हमने डिफाइन करके दे दिया सामने वाले को। अब वो सिर्फ क्या करेगा, लॉजिक इंप्लीमेंट करेगा। तो वो कैसे कर सकता है, कि सिंपली आप क्या कर सकते हो कि जो चीज़ आप सिर्फ स्ट्रक्चर बिहेवियर में क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, तो उसको क्या करोगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड में डाल दोगे। कि आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड में जैसे ही डाल दिया, वो सिर्फ क्या करेगा, जैसे ही इस डेफ S1 को कॉल करेगा तो उसमें जो भी चीज़ें होंगी वो पहले से क्या होगा आपको दिख जाएगा, मतलब हिंट में मिलने लगेगा। तो आप उन्हीं चीज़ का क्या करोगे, यूज़ करोगे, इसके अलावा कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करोगे बस। क्योंकि वो क्या है, उसको पता है कि ये एब्स्ट्रैक्शन मेथड है, अब इसको इसी तरीके से यूज़ करना है। तो आप उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट का डेकोरेटर्स होता है। तो आप देखोगे ना, फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन यूज करने का क्या होता है, लाइब्रेरी बोल सकते हैं उसको। तो ये मैंने जैसे इंपोर्ट किया, तो क्लास, कोई भी क्लास का नेम आप लिख सकते हो, और उसमें क्या लिखा हमने, एबीसी क्या है, एब्स्ट्रैक्शन मेथड है। देन इसके बाद हमने क्या किया, एट द रेट, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड, सॉरी ये क्लास है और क्लास के अंदर हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं। तो जैसे आप मेथड लिखते हो, देन उसको डिफाइन किया और मेथड वन बोला, और इसके अंदर पास लिख दिया। पास का मतलब क्या हो गया, कि लॉजिक कोई और डिफाइन करेगा या फिर बाद में डिफाइन करेंगे। तो यही हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्शन लेवल। क्या आप सिर्फ बता रहे हो कि क्या क्लास का नेम होगा, क्या हमारे मेथड का नेम होगा, और जो वेरिएबल अगर डिफाइन करना रहता तो क्या वेरिएबल के नेम होते, वो सिर्फ बता देते। किसके थ्रू, ये एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू। अब जैसे ही आगे वाला बंदा यूज करता तो कैसे यूज करता, कुछ इसी तरीके से यूज करता। इधर क्या सेल्फ, ये हमारे पास बेस है, बेस पे इन्होंने कहीं यूज किया है कंक्रीट मेथड। अच्छा ये सिंटैक्स है, इसमें क्या क्या एग्जांपल यहाँ से बताया। एक कार बनाया उन्होंने, कार का एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया कि ये चीज़ें क्या होंगी उसमें यूज होगा, और इसमें एक मेथड होगा। इसमें भी नहीं बनाया उन्होंने, पहले ही बना लिया है। तो इसमें वैसे इम्प्लीमेंटेशन यहाँ से स्टार्ट किया, ये देखो यहाँ से स्टार्ट किया, ये दिख रहा है। वो क्या कहता, इम्प्लीमेंट किया था उन चीज़ों का। सिंपली आप समझो, ये हमने क्या किया, इंपोर्ट किया, देन उसका स्ट्रक्चर बनाया, इसका एब्स्ट्रैक्ट का। तो देखोगे इसमें क्या है, सिर्फ वेरिएबल नेम डिफाइन है, देन मेथड डिफाइन है और मेथड को सिर्फ पास किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। देन इसके बाद आप क्या करते हो, अपने हिसाब से चीज़ें क्रिएट करते हो। तो जैसे चाइल्ड क्लास इन्होंने क्रिएट किया, अब इसमें जो भी चीज़ें होंगी वही वेरिएबल यूज़ कर रहा है। क्या आपने क्या किया, कार को इनहेरिट किया, अब इसके बाद वही वेरिएबल यूज़ करोगे जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है एब्स्ट्रैक्ट मेथड में। इसके अलावा कोई दूसरा आप यूज़ मत करना। आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन एटलीस्ट अगर आपको लगता है कि मुझे क्या करना है, वेरिएबल के नाम रखने हैं, तो ब्रांड का नाम रखना तो आप यही लिखोगे, अगर मॉडल लिखना है तो यही लिखोगे, और ईयर रखना है तो यही रखोगे। इसके अलावा जो चीज़ डिफाइन करना है वो कर ही सकते हो। तो ये क्या है, ये मिनिमम चीज़ आप क्या करोगे, यूज़ करोगे। तो इसमें क्या है कि सेम चीज़ आप देखोगे कि जैसे इन्होंने एसयूवी का क्लास बनाया, उसके अंदर भी क्या क्या डिफाइन, कार। तो कार में हमारे पास क्या थी, ब्रांड था, मॉडल था, ईयर था, और इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ आपके पास सनरूफ आ सकता है, लेकिन इसमें क्या था कि सनरूफ का कोई चीज़ नहीं था। ये दिख रहा है, यहाँ पे जब हम लोग क्रिएट कर रहे थे क्लास का, यहाँ पे सनरूफ था,
तो बाय डिफॉल्ट आप एक्स्ट्रा चीजें क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मेरे हिसाब से चलेगा। कि जो प्रोजेक्ट का बेस होगा वो क्या होगा, कि जो यूजर या फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना वो डिफाइन करके देता है कि एक प्रोजेक्ट में ये चीजें होंगी, ये वेरिएबल का नेम होगा, और यही चीज आप डिफाइन करोगे, वो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है। उसके बाद का काम किसका होता है, लॉजिक का, डेवलपर का। तो यहाँ से आप देखोगे ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये आपको जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो बना के देगा स्ट्रक्चर। अब इसमें से क्या करोगे आप, लॉजिक लिखना स्टार्ट करोगे। तो पहला हमने एक लॉजिक बनाया हैच पैक के लिए। उसमें क्या होगा, तो उनके डिटेल इस तरीके से दिखेंगे, उसमें भी सनरूफ होगा। एक यूवी का बनाया उसके में प्रिंट डिटेल्स होंगे और उसमें भी सनरूफ होगा। तो ये दो हमने क्या किया, अलग अलग क्लास बनाया, और उसका जो स्ट्रक्चर यूज किया है वो देखोगे सेम होगा दोनों का, है ना, क्या आप सेम यूज कर रहे हो। तो जब हम स्ट्रक्चर लेवल में सारी चीजें डिफाइन करते हैं तो उसी को बोलते हैं बस एब्स्ट्रैक्ट मेथड या एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये समझ में आया, ये सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के लिए होता है और कुछ नहीं। और कैसे पता चलता है कि कौन सा हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, हाँ, कि प्रिंट डिटेल्स था वही हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज करना कंपलसरी रहेगा, क्योंकि देखोगे ना हैचपैक बनाया तो इसमें क्या है, प्रिंट डिटेल्स यूज करना कंपलसरी है। इसके अलावा हमारे पास क्या था, एक्सेलरेट था और ब्रेक था, ये इसने यूज नहीं किया। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिखा हुआ था, समझे। तो ये कंपलसरी रहेगा जिसके अंदर भी एट द रेट लिखा हुआ रहेगा, मतलब ये आपको यूज करना ही करना है। अब इसके अलावा यहाँ पे सनरूफ नहीं था तो आप सनरूफ यूज कर रहे हो, तो वो ऑप्शनल रहता है कि एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ आप अपनी तरफ से फीचर देना चाहते हो वो ऐड कर दो। बाकी जो मिनिमम होगा मेरी तरफ से वो आपको तो ऐड रखना ही पड़ेगा। ये समझ में आया एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट क्यों डिफाइन करते हैं। अगर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करते हैं तो क्या होता, कि ये प्रिंट वाला डिटेल ना उसके ऊपर डिपेंड करता है डेवलपर के ऊपर कि यूज कर सकता है नहीं कर सकता है। लेकिन जब भी हम लोग कोई भी चीज बना रहे हैं तो उसका काम था क्या, कि एटलीस्ट उसका डिटेल्स को आप शो करवाओ। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट का। तो आप क्या करोगे, वो उनको बना के दे दोगे ताकि डेवलपर क्या करे, इसको यूज करे। अगर वो यूज नहीं करता तो क्या होगा, एरर आएगा कि आपने जैसे इसको इंपोर्ट किया क्लास कार को, तो इसका एक मेथड है प्रिंट डिटेल्स, ये कंपलसरी है यूज करना। वो वहाँ पे एरर करके आएगा, वो आप क्या करोगे, यूज करोगे। ये समझ में आया इतना, यूज केस। तो बेसिकली इसका यूज केस ही मेन रहता है। अगर मैं इसको एक बार रन करके देखूँ, बाकी ये हमने यहाँ पे रन किया तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शंस को हटा दूँ, क्या चीज़ दिख रहा है हैचपैक का, और अच्छा एसयूवी का नहीं बनाना, इसको मैं रहने देता हूँ। एसयूवी को क्या करता है, हैचपैक को क्या करता हूँ, हाइड कर, ये हमने हाइड किया। एरर दे रहा है, क्या लिख रहा है, abstract class hatchback without the implementation of the abstract method print details। कि प्रिंट डिटेल्स का बिना यूज किए आप क्या कर सकते हो, उसको इनहेरिट कर रहे हो तो यूज भी नहीं कर सकते, सिंपल सा। यहाँ पे क्या किया आपने, कार को इनहेरिट तो कर लिया, सॉरी यहाँ पे हैचबैक के लिए था ना, आपने यहाँ पे इनहेरिट तो कर रहे हो, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि ये फंक्शन यूज होगा ही होगा। तो ये आपको एरर में लिख के दिखा देता है, तो आप समझ जाओगे क्या, कि ये फंक्शन तो यूज कर रही है। हार्ट ब्रेक कहाँ पे, हैचबैक है, क्योंकि इसी का ऑब्जेक्ट बना था इसलिए हमने क्या किया है, इसको यहाँ पे हाइड किया। चश्मा। तो ये समझ में आ गया होगा कि चीजें किस तरीके से इसमें दिखता है। तो ये हो गया कोड के लेवल पे कि मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट हो जो आपको यूज करना है। ये समझ में आया आपको, हाँ। अब इसके बाद आपके पास जितनी भी चीजें होंगी कोडिंग लेवल में, यही चार का कॉन्सेप्ट यूज होगा और सारा चीज होगा। जैसे अगर एबीसी पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे दिख रहा होगा सारी चीजें, ये दिख रहा है कि अगर उनके क्लास पे जाओगे तो ये दिख रहा होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड है, इनिट है, प्राइवेट है तो इसको कौन कॉल कर सकता है, सुपर है। इस तरीके से देखोगे यही चीजें डिफाइन है। किसी का भी सोर्स कोड ओपन करोगे ना पाइथन में तो यही सारी चीजें आपको दिखेंगी। इसके अलावा कुछ, एक मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, एक ऐड होता है, एक लाइब्रेरी होगा, एक मॉड्यूल होगा, एक पैकेज होगा।
एक लाइब्रेरी के अंदर कितने मॉड्यूल होंगे? ऐसा कुछ बहुत सही हो सकते हैं। अच्छा, मॉड्यूल के अंदर क्लास होता है या क्लास के अंदर मॉड्यूल होता है? मॉड्यूल के अंदर क्लास होता है सर। हाँ, तो मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल क्लासेस और मल्टीपल मेथड होंगे। और एक पैकेज के अंदर कितने मॉड्यूल होंगे? तो हमारा पैकेज का लेवल सबसे बड़ा होता है कि पहले पैकेज आएगा, देन मॉड्यूल आएगा, देन फिर क्या आएगा आपके पास? क्लासेस आएंगे। क्लास के बाद आपके पास क्या आएगा? इंस्टेंस, मतलब उसके वेरिएबल्स और उसके फंक्शंस। और तो ये होता है। पैकेज से बड़ा वो होता है। अब हमारे पास मल्टीपल पैकेज हो सकते हैं, तो मल्टीपल पैकेज होंगे तो ये हमारा लाइब्रेरी बन जाएगा। और मल्टीपल लाइब्रेरी अब एक काम को करने के लिए हमारे पास क्या होगा? मल्टीपल चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। जैसे एक वेबसाइट आप रन करवाना चाहते हो, तो वेबसाइट के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? नेटवर्क कैसे एक्सेस करते हैं, उसके सारे क्लासेस होने चाहिए। फ्रंट एंड से कैसे कनेक्ट करते हैं, उसके सारे क्लासेस होने चाहिए। बैक एंड में डेटा कैसे सारी चीज़ शो कर सकते हैं, वो होना चाहिए। देन उसको डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं, वो सारा चीज़ होना चाहिए। तो इन सबको क्या करेंगे, एक साथ मिला के लिख देते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? फ्रेमवर्क कहलाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जो भी हमारे पास लार्ज स्केल पे काम होता है वो फ्रेमवर्क का रहता है। जैसे जेंगो हमारा क्या है? फ्रेमवर्क। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही मॉड्यूल के अंदर आपके पास क्या है? नेटवर्क का भी है, क्या है हमारे पास? डेटाबेस का भी है, और फ्रंट एंड का भी है, और बैक एंड का भी है। इसी मॉड्यूल के अंदर सारा काम कर सकते हैं, और ये ऑप्टिमाइज वे में रहता है। बैक एंड, कोई भी वेबसाइट होता है ना, तो कोई भी वेबसाइट बनाते हो, तो कोई भी चीज़ क्लिक करते हैं या फिर कोई भी चीज़ में डेटा मैनिपुलेट होता है, तो बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करेगा वो चीज़ें डिफाइन करते हैं इस डिजेंगो पे। लाइब्रेरी है, ये बोल सकते हैं फ्रेमवर्क। यही है जेंगो, डिजेंगो, इसी को बोलते हैं। और इसी चीज को क्या करते हो आप? फ्लास्क के साथ भी कर सकते हो। फ्लास्क हमारा क्या है? फ्लास्क। जेंगो जो काम करता है वो काम हमारा फ्लास्क भी करता है। तो ये इसको क्या बोलेंगे? जेंगो का अगर लाइब्रेरी बोल रहे थे इसको क्या, सॉरी फ्रेमवर्क बोल रहे थे इसको क्या बोलेंगे? लेकिन ये हमारा क्या है? लाइब्रेरी है। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी भी चीजें इंपोर्ट करना है ना, जैसे आपको नेटवर्क का काम करना है तो फ्लास्क में अलग से अटैच करना होगा। फ्लास्क में सिर्फ बैकएंड का काम करते हैं हम लोग। अगर उसमें फ्लास्क में क्या करना है, नेटवर्क का काम करना है, तो उसके लिए अलग से मॉड्यूल क्या करोगे? इंपोर्ट करोगे। देन आपको डेटाबेस के लिए करना है तो उसके लिए अलग से मॉड्यूल इसी के साथ अटैच कर सकते हो। तो मतलब इसमें आप कंपोनेंट ऐड कर सकते हो। तो जब हम लोग एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड ही कर रहे हैं तो ये बेसिकली हमारा लाइब्रेरी हो गया। सेम, वो भी हमारा क्या है? लाइब्रेरी है। जैसे ये लिखा हुआ है, ये वेबसाइट, उसका लिंक हमने जो जैसे कॉल किया, हमने लिखा डेटा एब्स्ट्रैक्शंस इन पाइथन, अगर एस लगा दे तो क्या होगा? क्या बता रहा है? दिस पेज इज नॉट फाउंड। तो बेसिकली कौन से लिंक में क्या डेटा आपको एक्सेस होगा, वही हमारा एपीआई रहता है। ये लिंक ही हमारा क्या हो गया? एपीआई हो गया। अब इस एपीआई के थ्रू कौन सा डेटा किसको एक्सेस देना है वो हमारा क्या रहेगा? डिफाइन रहेगा। कि जैसे हमने पाइथन एब्स्ट्रैक्शन इन पाइथन लिखा, तो मतलब इस लिंक के लिए हमने क्या किया है, क्या डेटा शेयर करके रखा है वो आपको दिखेगा। तो इसमें दो तरीके का होगा कि यूजर जिसके लिए डिफाइन करेगा, एक डेवलपर साइड होगा इसका, एक यूजर साइड होगा। तो हम लोग को बाय डिफॉल्ट किसका एक्सेस है? अगर यही चीज डेवलपर साइड का रहता तो इसके साथ हमें क्या क्या ऑप्शंस दिखता? इसको हम एडिट भी कर सकते थे, रीराइट कर सकते थे, इसको डिलीट भी कर सकते थे, है ना? तो वो ऑप्शंस भी आपको दिखने लगते हैं। तो कौन से लिंक में क्या चीजें हमें एक्सेस देना है वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। और यही क्या होता है? आईपी, क्या बोलते हैं? एपीआई होता है। अगर आप अपना खुद का बनाते हो तो वो क्या होता है? लोकल एपीआई होता है। अगर यही चीज क्या करते हो, इंटरनेट के साथ शेयर करते हो, तो ये हमारा यूआरएल बन जाता है। कि इसके पहले जो भी चीजें लिखोगे वो हमारा क्या रहेगा? लोकल होस्ट रहेगा। और चूंकि ये क्या है, इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हो, तो उसके लिए क्या लेना पड़ता है? यूआरएल लेना पड़ता है, जिसको बोलते हैं डोमेन। तो ये डोमेन आपको खरीदना पड़ता है, तभी वो क्या कर सकते हो, आप इंटरनेट में एक्सेस कर सकते हो। अभी हम लोग HTTP सिक्योरिटी है क्या? यही पढ़ा देगा? नहीं, अगर एक लाइन में समझो तो सिंपल यही है। HTTP का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें इंटरनेट में शेयर की जा रही है आपकी तरफ से, वो सामने के वाले के लिए सिक्योर है या नहीं है, वो हम लोग बताएंगे। कौन? जो इंटरनेट को मैनेज करते हैं।
तो अगर ये HTTP है मतलब ये लेस सिक्योर है। अगर HTTP लिखते हो मतलब वो लेस सिक्योर है। अगर HTTPS है तो इसके लिए क्या है, एडवांस रूल्स लिखे हुए हैं। रूल्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आप अपने डेटा को शेयर करते हो तो उसमें जो लेटेस्ट इंक्रिप्शन होगा वो लग जाएगा। देन हैश कोड, इंक्रिप्शन का मतलब क्या होगा कि जैसे आपने इस तरीके से लिख के भेज रहे हो तो इसका क्या होगा, कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ आएगा ताकि क्या हो, कोई बीच में हैक भी कर ले डेटा तो वो रीड ना कर पाए। जिसको इंक्रिप्शंस बोलते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट इंक्रिप्शंस हाइड कर देगा। तीसरा चीज मल्टीपल लेयर लगा देगा। तो ये सारा काम कौन करेगा, ये HTTP करके देगा आपको। एस और HTTP क्या करता है कि इसको लेस रखता है कि इन चीज़ों के ऊपर लेस सिक्योर है, लेकिन हाँ आप इंटरनेट में शेयर कर सकते हो। तो ये प्रोटोकॉल होते हैं इंटरनेट में शेयर करने का कि ये मिनिमम चीज़ें होंगी या फिर बाय डिफॉल्ट ये खुद करके दे देगा। लेकिन इसके लिए फिर क्या देना पड़ता है, हमें पैसे देने पड़ते हैं। जो हम लोग जब भी इनका IP एड्रेस खरीदते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट ये इसी के चार्ज करते हैं, आपके नेम के और इस HTTP के। इसके अलावा फिर क्या करते हो आप, SSL सर्टिफिकेट लेते हो कि अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा वेबसाइट और भी सिक्योर होना चाहिए तो इसके ऊपर अब लेयर भी लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं SSL सर्टिफिकेट। तो वो आप खरीदते हो, उसके भी अलग से चार्ज लगते हैं। कि बाय डिफॉल्ट कभी कभी देखते हो ना क्लाउड फेयर का बीच में आता होगा और उसमें टिक मारते हो आई एम ह्यूमन, तब वो आगे बढ़ता है। वो बेसिकली एक SSL सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर है कि वो क्या करता है, डबल चेक करता है कि जो भी बंदा सामने से आ रहा है वो कोई हैकर तो नहीं है, फिर कोई गलत मिसयूज तो नहीं करेगा आपके वेबसाइट में आके। तो वो क्रॉस चेक करने के लिए रहता है। तो जितनी सिक्योरिटी लेयर्स लगाना चाहते हो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। इसमें भी हूँ, प्राइवेट थर्ड पार्टी कनेक्शन इज सिक्योर, ये दिख रहा है। तो कैसे पता चलता है कि अगर ये HTTP होता ना तो यहाँ पे क्या आता है, एक्सपायर लिख देता। HTTPS है तो इसलिए क्या दिखा रहा है, सिक्योर दिख रहा है। अगर आपको लगता है HTTP में है लेकिन आप क्या करते हो, वो ट्रस्टेड वेबसाइट है तो आप जा सकते हो। अगर नहीं है तो क्या करोगे, या तो आप उसको हैक कर सकते हो या तो वो आपको हैक करेगा। दोनों कर सकते हैं। हाँ इसीलिए तो लेस, फिर अलग है वो होता है ना। तो आप हैक नहीं करोगे तो सामने का अगर वही पर्सन रहेगा उसका इंटेंशन ही यही है कि मैं सारी चीज़ें फ्री में दे रहा हूँ तो तुम्हारा क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। तो वो इसीलिए HTTP में रहता है। तो लाइब्रेरीज पता चल गया, लाइब्रेरीज टोटल कितने होते हैं, 5 लाख 6 लाख। 6,70,000। तो हम लोग कौन कौन सी लाइब्रेरीज देखेंगे, 68 था। तो ये हमारे पास लाइब्रेरीज थी कौन कौन सी। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, PYP होता है। और ये क्या है, ओपन सोर्स है और कम्युनिटी पे चलता है। अगर आपको भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो एक एक लाइब्रेरी बना के तो आप भी अपना लाइब्रेरी यहाँ पे डाल सकते हो, समझे। तो ये आप क्या करोगे, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब इसमें से हमें कितनी लाइब्रेरी पढ़ना था मैंने बताया था। तो बाय डिफॉल्ट आप जिस सेक्टर में हो उसमें सर्च करो, जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो आपको दिख जाएगा। पहला नमपाई, पांडास, चलो ये दिखा देगा। कितना बस हो गया। ये है पूरा लिस्ट, इसी में कोई भी एक लिस्ट ओपन कर लो। तो आपके पास नमपाई, पांडास, मैटप्लोटलिब, सीबोन, ये सारी चीज़ें। साइकिट-लर्न मशीन लर्निंग के लिए, टेंसरफ्लो डीप लर्निंग के लिए, पाइटॉर्च डीप लर्निंग के लिए, एंड देन NLTK नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए, चैटबॉट के लिए। इसमें सारा चीज़, इसमें से स्टेट्स मॉडल का आप कम यूज़ करोगे और साईपाई का कम यूज़ करोगे। सारी लैंग्वेज का लाइब्रेरीज हाँ सीखनी पड़ेगी क्योंकि आप क्या हो, डेटा साइंस पे हो ना। अगर ये फुल स्टैक में रहता तो आप क्या क्या सीखते। फुल स्टैक में सिर्फ Django सीखते तो मार्केट में जेंगो एक हो गया, उसके अलावा आपको फ्लास्क भी आना चाहिए और फास्ट API का बेसिक आना चाहिए है। लेकिन उसमें क्या है, कोडिंग लैंग्वेज ज़्यादा है, इसमें क्या है कि आपको कोडिंग कम करना पड़ेगा। अब इन चीज़ों को इंस्टॉल कैसे करते हैं बता सकते हो, इंस्टॉल इंपोर्ट करते हैं, फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है, फिर इंपोर्ट करते हैं। अभी तक कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल किया आप लोगों ने, नहीं। सर तो लाइब्रेरी का मॉडल था लाइब्रेरी थी तो सर वो तो इंपोर्ट करके आएगा तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, इंस्टॉल रहता है। हाँ। लेकिन अगर आपके पास फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप लिखोगे इंपोर्ट पांडास करके, देखो आ रहा है, आ जाता है।
अगर आप लिखो, हमारा रन हो रहा है बाय डिफॉल्ट हमारे पास है इसलिए, लेकिन आप रन करोगे तो नहीं आएगा, देख लो। सर उसको फिर मैं टर्मिनल में देखता रन करके देखो जल्दी से, क्योंकि आज सिर्फ इंस्टॉलेशन देखेंगे और एक ओवरव्यू कर लेंगे बस हूँ। पाँच का नमपाई का। तो कौन कौन सी लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करना है मैं लिख देता हूँ। एक नमपाई होगा, तो मतलब वो मॉड्यूल आपके पास है ही नहीं, तो अगर है नहीं तो कैसे क्या करेंगे। तो दो तरीका होगा, जैसे वो लिख रहा होगा ना तो उसको क्या कर सकते हो, इंटरनेट में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। पांडास नॉट इंस्टॉल, नॉट फाउंड, यही आ रहा होगा, है ना। ये नहीं आ रहा सर। अगर ये आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, जो पहला एरर आएगा तो आप इस पर क्लिक करके, तो डायरेक्टली यही पे लिख, जैसे मुझे पांडास चाहिए तो मैं यहाँ पे पांडास लिख दूँ। तो पांडास का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो बाय डिफॉल्ट मैं ये ले लेता हूँ, ये आ गया। तो ये क्या लिख रहा है ये, अगर आपके पास नहीं है तो क्या करोगे आप, पिप इंस्टॉल पांडास, ये इसे लिख लो। या तो आपको फिर भी नहीं पता चल रहा है कि क्या लिखना चाहिए पूरा, तो हमने पिप इंस्टॉल पांडास लिखा, तो जो पहला आ गया वही हमारा क्या रहेगा, लाइब्रेरी इंस्टॉल करने का कॉपी क्या करोगे, ये हमारा लिंक रहेगा। अब ये जैसे कॉपी और पेस्ट करोगे, देन वो क्या करेगा, इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये क्या करेगा, इस वेबसाइट से डाउनलोड करके आपके लोकल में लाएगा। तो जैसे पिप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ये टाइम लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। कौन सा है? बस इतना ईजी होता है लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना। हाँ, बस इंटरनेट होना चाहिए। मेरा क्या लिख रहा है, और दे दे ऑलरेडी सर। क्योंकि मेरा डाउनलोडेड है इसलिए। इसी तरीके से क्या करोगे आप, ये हमारा क्या हो गया, पांडास का हो गया। इस तरीके से क्या करोगे, नमपाई, तो आप नमपाई लिखोगे, पिप इंस्टॉल नमपाई, तो ये फर्स्ट वाला लाइब्रेरीज ओपन हो जाएगा। देन आप क्या करते हो, पिप इंस्टॉल नमपाई, तो सिर्फ आप क्या लिखते हो, पिप इंस्टॉल नमपाई लिखोगे तो वो भी क्या होगा, इंस्टॉल हो जाएगा। और तीसरा हमारे पास क्या रहेगा, वी और मैट प्लॉट लिप, मैट प्लॉट लिप ये आ गया। देन मैट प्लॉट लिप ये हमारे पास फर्स्ट वाली हो, तो आपको पिप इंस्टॉल मैट प्लॉट लिप, आप इसको भी इंस्टॉल करोगे। और एक हमारे पास क्या रहेगा, सी बोन करेगा, तो पिप इंस्टॉल सी बोन, ये टाइम लेटर इंटरनेट का स्पीड पे, कि जैसा इंटरनेट का स्पीड रहेगा वैसा टाइम लेगा। बेसिकली 4 से 5 MB का रहता है एक लाइब्रेरी। पैकेज का हाँ, पैकेज बड़ा होता है। और जैसे जैसे आप डीप लर्निंग में जाओगे तो उसके पैकेज भी धीरे धीरे बड़े होते हैं, लाइब्रेरी बड़ी होती जाएगी क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड होती जाएंगी। तो ये 4 चीज़ें आपको इंस्टॉल करना है। इसके अलावा ML पे जाओगे, देखो। हाँ, तभी बस इतने ही रखते हैं, डीप लर्निंग का मशीन लर्निंग का लाइब्रेरीज बाद में। तो ये सारा चीज़ डाउनलोड हो रहा है, तो डाउनलोड हो रहा है तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा, सर ऐसे नहीं कर पाता हाँ, ये इसीलिए डाउनलोड हो रहा है वो दिखेगा। हूँ। एंड देन दोबारा फिर क्या रन करके देखोगे, इंपोर्ट करके देखोगे, तो इंपोर्ट पांडास करोगे तो ये क्या आ रहा है, ग्रीन टिक आ रहा है, मतलब ये हमारे पास है। अगर नम पाई कर रहे हो तो नम पाई इंपोर्ट हो गया। अब इसका वर्जन चेक कर सकते हो, नम पाई डॉट डबल अंडरस्कोर, ये दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जो मेरे पास है वो नमपाई का कौन सा वर्जन है, वर्जन चेक करने के लिए क्या करते थे, डॉट डबल अंडरस्कोर वर्जन डबल अंडरस्कोर, ये रहता है हमारे पास मेथड हर किसी का। क्या लिख रहा है, अच्छा डॉट py में बना रहे हो क्या आप? इसमें क्या लिख रहा है, अच्छा आपने कौन सा कंसोल खोला है, पाइथन डीबग का, तो इसमें या तो पाइथन का खोल लो या फिर CMD का खोल लो। और इसमें गूगल में भी
कॉपी नहीं किया था क्या? पिप इंस्टॉल नम फाइल, पिप नॉट रिकॉग्नाइज, डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं है क्या इसमें पाइथन? एक second, अच्छा है तो पाथ सेटअप नहीं है क्या? वेरिएबल पाथ कहीं पे दिख रहा है? ये रहा पाथ, इसमें पिप का कहीं पे पाथ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पे है? एक बार देखता हूँ मैं अपने वाले में कहाँ पे है। इंस्टॉल हो रहा है सबका? ये पाथ है। वेरिएबल्स पाथ, यहाँ पे कहीं पे पिप दिख रहा है, ये है ना पाइथन। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका नहीं होगा। तो पाइथन कहाँ पे इंस्टॉल है? इसमें क्या करो, लोकेशन ओपन करो, ये ना ओपन लोकेशन। पाइथन स्क्रिप्ट फाइल दिख रही नहीं दिख रही है? आईडी है ये सारी चीजें। ऐप डेटा कहीं पे दिख रहा है आपको? ग्राफ फाइल्स, एक बार मैं देख लूं, ठीक है। और किसका किसका इंस्टॉल नहीं हो रहा है? जुपिटर जुपिटर कोई दिक्कत नहीं है। ऐप डेटा इंटरनेट कनेक्ट है, रन करो, पाइथन एनवायरनमेंट सेलेक्ट करो कोई भी, यहाँ से ऊपर में सेलेक्ट कर देना। ये ग्लोबल का ही लेगा। अब ये क्या करेगा, इंस्टॉल करना। फर्स्ट टाइम इनको परमिशन देना पड़ेगा। ये रन होगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। डेटा कहीं पे दिखे तो मुझे देख रहा है ऐप डेटा या फिर पाइथन। प्रोग्राम पाइथन
ये बाय डिफॉल्ट पाथ तो दिखा रहा है। ये बात पता है क्या है? ये हमारा अच्छा यूजर है, फ्रेम है, देन फ्रेम के अंदर ऐप डेटा है। तो ये आपका यूजर है, यूजर है, फ्रेम है, फ्रेम के अंदर ऐप डेटा है, देन लोकल है, लोकल के अंदर पाइथन यहाँ पे नहीं देखना, यहीं पे देखना। लोकल था, प्रोग्राम कहीं पे है, के अंदर क्या चीज था, पाइथन। इसके अंदर स्क्रिप्ट होगा, ये दिख रहा है ना, बस यही बात को कॉपी करना है, कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट कर। ये हमारा ऐड हो गया। हो गया, क्या दिक्कत है? कैमरा बंद हो जाएगा। हो गया इंस्टॉल, यही सारी चीजें। सीबॉन और मैटप्लोटलिब सर ये इंस्टॉल नहीं हो रहा। हाँ 5 कर दिया तुम्हारे में भी नहीं हो रहा। किनका इंस्टॉल नहीं हो रहा, सर तेरा हो गया हम पाए तो बात लिखा ऊपर लिखा है। हाँ तो ये दूसरा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ गया।
तो अगर इंस्टॉल होगा तो क्या कर सकते हो आप, इंपोर्ट करके इस तरीके से देख सकते हो। ग्रीन टिक है मतलब वो इंपोर्ट हो गया है। अब numpy को हम लोग बेसिकली पढ़ते क्यों हैं? सर न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए कैलकुलेशन। बेसिकली इसका फुल फॉर्म भी होता है न्यूमेरिकल पाइथन, कि नंबर से रिलेटेड जितनी भी चीजें कैलकुलेशंस करोगे, जो मैथ्स जो 10th के बाद आप छोड़ के आए हो वो सारा मैथ्स कौन पढ़ाएगा? numpy पढ़ाएगा। इसमें तो सर कॉलेज में भी कर दिया ठीक तो है। मैं तो बोल रहा हूँ उससे क्या बोल रहे हो? तुम क्या कर रहे हो पीछे करके ये देखो, वो तो ठीक है। क्या बात तुम पे बाजी पड़ गया ये मैं बात ऐड करना पड़ेगा। नहीं भैया वो भैया ने नीचे रखा था, नीचे रखा था भैया यहाँ पे फिट नहीं है क्या? भैया को नेट नहीं चल रहा अब तो मेरा ही बंद हो गया नेट बंद हो गया सर भैया चलाना लैपटॉप के लिए भैया 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 वाईफाई दिखा चलो कोई नहीं, हो जाएगा। बाकी फिर इसमें नहीं है तो इंस्टॉल करना पड़ेगा फिर अलग से, तो वो मैं पासवर्ड क्या है भैया आपने अभी पीपीटी खाई उसका तो नीचे हुआ पीपीटी यहाँ पे थोड़ा दिखे क्या ना आज का क्लास तक खत्म हो गया। ये भाई पासवर्ड यहाँ पे आके अरे आप ये क्लास नहीं है। हो गया सर को असलियत तो बता दो सर को असलियत तो बता दो तुम आज की देरी के लिए क्लास के क्या बताया तो इन्होंने। तुमने झूठ बोला तो सर को मेरे को वहां जाना है कहा जाना सर आपको कहा बताया था झाड़ू पोछा